हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में हम IBACIO 2023 टीयर 1 का एग्जाम जो हुआ था उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। टोटल एक शिफ्ट में मैथ्स के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं सारी ही शिफ्ट्स कराने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट करेंगे पहली शिफ्ट से। सारी ही शिफ्ट्स कराने का भी पर्पस ये हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम का लेवल है उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर मैं 20 क्वेश्चन देख रहा हूँ तो उनमें से 9 क्वेश्चन का लेवल अच्छा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करें तो बेस्ट है, जिससे कि हमें ये भी पता चले कि एग्जाम में कहाँ पे कौन से क्वेश्चन हमें छोड़ना है, किस तरीके से आगे मूव करना है, और आगे जाके इस टाइप के क्वेश्चंस अगर SSC में पूछे गए तो आप भी उसके लिए रेडी रहें, ठीक है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बिल्कुल आराम आराम से चीज़ें समझाता हुआ आपको आगे बढ़ूंगा, ठीक है। जिन लोगों को आता है वो ऑब्वियसली खुद से कर सकते हैं, उनके लिए RB एप्लीकेशन पे सारे के सारे पेपर्स मॉक फॉर्मेट में डाले हुए हैं, आप एज अ मॉक दे सकते हैं। बाकी अगर आपको PDF से प्रैक्टिस करनी है तो PDF भी मॉक फॉर्मेट में विद आंसर अलग अलग फॉर्मेट में डाली हुई है, आप वो यूज कर सकते हैं। आपको सोल्व करने में कोई दिक्कत आए तो वीडियो में आप आके देखेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। बेसिक नॉलेज आपको अर्थमेटिक की होनी चाहिए, बाकी मैं आपको चीजें समझाते हुए ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप बिगिनर हो तो आपको चीजें नहीं समझ आएंगी, लेकिन अगर आपने पहले पढ़ रखा है मैथ तो आपको चीजें बड़े आसानी से समझ में आएंगी, और आपने अगर मुझसे पढ़ रखा तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप खुद से कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ऑब्वियसली टाइम तो ज्यादा लगेगा क्योंकि क्वेश्चंस काफी लेंथी हैं। अगर हम देखें इजी टू मॉडरेट, जो एवरेज लेवल का SSC में पेपर देखा जाता है, टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो, अगर उस रेंज में लेके चलूं तो मैं 11 क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे लेंथी क्वेश्चंस वो 5 हैं जो देखते ही हमें आगे बढ़ना था एग्जाम में, छोड़ने वाले हैं बिल्कुल देखते ही स्किप करना। और मॉडरेट टू डिफिकल्ट हमारे पास 4 क्वेश्चन है, जिसमें सिली मिस्टेक होने की भी गलती, सिली मिस्टेक हो सकती है, या क्वेश्चन करने में टाइम लग सकता है, या कंसेप्ट में ये आ सकता है कि चलो थोड़ा भूल रहे हैं, बाकी सारी की सारी चीजें, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करेंगे। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को देखें, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। बाकी बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ऐसी मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जो आप जरूर चेकआउट करें, ठीक है। इंग्लिश की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जीके क्रैश कोर्सेज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, करंट अफेयर्स की कंप्लीट हर महीने मंथली टॉप करंट अफेयर्स करवाते हैं और उसकी ई बुक भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और ऐसे कंप्यूटर की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसकी ई बुक भी अवेलेबल है। तो बहुत सारी फ्री चीजें अवेलेबल हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में कंप्लीट SSC एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आप ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें मैथ्स मैंने पढ़ाया, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहला सवाल है, ये क्वेश्चन था, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स xy exist such that x greater than y and the product of xy and HCF of xy is 2520। ठीक, ये क्वेश्चन अगर आपने इस टाइप का पहले देखा हुआ है तो आप ट्राई कर सकते थे अटेम्प्ट करना, लेकिन जब नंबर ऑफ पेयर्स पूछ ले और ये नंबर भी बहुत फेमिलियर नहीं दिख रहा कि एकदम मुझे इसके फैक्टर्स पता चल जाए, तो उस केस में आप इसे लास्ट के लिए छोड़ सकते थे, ठीक है। बाकी इसका क्वेश्चन का आंसर जो SSC ने मार्क किया हुआ है आप खुद से सोल्व कर देना। जो IB ने दिया हुआ है वो आंसर इसका मार्क किया हुआ है 4, जो मेरे हिसाब से गलत है। इसका आंसर शायद 12 आएगा, अभी हम सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, ठीक है। तो इसे मैं अभी थोड़ी देर में करवाऊंगा। ये हमारे ठीक ठाक अच्छे सवालों में से एक सवाल है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखा। एक ट्रेन 72.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है, 15 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी। अब ये तो कोई भी बिगिनर भी 15 to 20 सेकंड में कर सकता है, ठीक है। स्पीड दे रखी है, हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अगर यहाँ पे किलोमीटर में पूछा है तो ये किलोमीटर पर आवर स्पीड तो एज इट इज रखेंगे 72.6, और क्योंकि यहाँ पे टाइम मिनट में दे रखा है 15 मिनट से आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 15/60, ठीक है। तो यहां से काटूंगा 1/4, 4 से इसे काट दूंगा तो 18.15 ये मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आप सभी लोगों ने इसका आंसर बड़े आसानी से निकाल लिया होगा। तो मैं आगे चलता हूं, ठीक है। विदाउट पेन भी कुछ लोगों ने कर ही दिया होगा ये सवाल। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इतना बड़ा सवाल है, पहले ये पढ़ो फिर ये पढ़ो, 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ने में समझने में लग जाएंगी, तो मैं इसे लास्ट के लिए रखूंगा। ऑल तो ये वाला सोल्यूशन मैं कराऊंगा भी नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट असर्शन उसके रीजन पे बेस्ड है, जो जनरली आपका रीजनिंग का पार्ट होता है, तो ये आप होमवर्क में ट्राई करेंगे खुद से। मैं अगले सवाल पे चलता हूं। अब हमारे पास सवाल आता है, 3 natural numbers are such that 1/3 of the first number is equal to 2/5 of the second, 2/3 of the second number is equal to 1/7 of the third, sum of the 5 times the third number and half the square of the first number is this, what is the value of the second number।
अब ये वाले क्वेश्चन को देखिए कंफ्यूजन होगी यार, साथ के साथ करें या बाद में करें, तो मैं इसे साथ के साथ आप लोगों के लिए कर देता हूं। 3 नंबर है, जनरली जब भी 3 नंबर होते हैं उसे हम क्या मान लेते हैं, ABC मान लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से 1/3 ऑफ द फर्स्ट, पहले का 1/3 किसके बराबर है, 2/5 ऑफ द सेकंड, 2/5 ऑफ द सेकंड। आगे कहता है 2/3 ऑफ द सेकंड, 2/3 ऑफ द सेकंड नंबर, ये बराबर है 1/7 ऑफ द थर्ड नंबर, 1/7 ऑफ द थर्ड नंबर। 5 टाइम्स द थर्ड नंबर प्लस हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, ये बराबर दे रखा है हमें 1348 के। तो हमें बताना है कि हमारा सेकंड नंबर क्या होगा, बी का मान हमें बताना है। आई होप क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब देखो सीधी सी बात है, मेरे पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, तो सोल्व करके एक की वैल्यू निकाली जा सकती है और अपना आंसर हम बता सकते हैं, ठीक है। तो सीधा सा सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या तो हम ये काम कर सकते हैं, इसमें ए बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए रेशियो बी अगर मैं निकालूंगा, बी को नीचे ले गया तो 3 2 6 रेशियो 5 ही आ जाएगा। ऐसे यहाँ से बी और सी का रेशियो निकालूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ये 3 और यहाँ पे आ जाएगा 14। अगर ए बी सी का कंबाइंड रेशियो चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे बी 5 है, यहाँ पे 3 है, तो मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, और मेरे पास इनका कंबाइंड रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 15 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 70। अब ये मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे बी रेशियो बताना था। यहाँ पे बी रेशियो 15 दिख रहा है, तो चांसेस होंगे, 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन चांसेस है कि मेरा आंसर 15 का मल्टीपल हो। इस क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, डेट इज ए और सी। इन दोनों के चांस करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी, ऑल्दो ऑप्शन बी और डी भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या, अच्छा ये तीनों नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं। अगर ये नेचुरल नंबर्स हैं तो ए और सी में से ही आंसर होगा, ये दोनों नहीं हो सकते। नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 ऐसे होगा, मतलब डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 होगा, इंटीजर्स ही होंगे एक तरीके से पॉजिटिव, राइट। तो फिर क्योंकि 15 का मल्टीपल 100% होगा, अगर ये रेशियो में भी चीजें दे रखे हैं तो 15 ये होगा या फिर 30 होगा, इन दोनों में से आंसर आने वाला है। ये चीज मुझे समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो जो इक्वेशन दे रखी है, अब इसका इस्तेमाल करेंगे। इसे मैं मान लेता हूँ 18x, इसे मान लेता हूँ 15x और इसे मान लेता हूँ 70x। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या है 5c, तो 70 इंटू में 5 350c, 350x प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 18 का स्क्वायर 324, 324 डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 162x और ये वाली वैल्यू 1348 के बराबर। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, क्योंकि मुझे पता है या तो आंसर मेरा 15 इंटू में 1 है या फिर 15 इंटू में 2 है, ऑप्शन से देख लिया। यहाँ पे x स्क्वायर है, सॉरी, ठीक। तो मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो मुझे यहाँ पे 1 रख के तो ये इसके बराबर नहीं मिलना, तो सीधी सी बात है x का मान मेरा 2 ही आएगा और कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर x का मान 2 आएगा तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता। तो b का मान क्या आएगा मेरे पास 30। क्लियर हो गया। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा ये सवाल, ठीक है। ऑप्शन की मदद से हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अगले सवाल पे अब मैं बढ़ना चाहूंगा। क्वेश्चन कहता है कि एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड्स इज 27 years. 1 friends leave the group and average becomes 25 years. Find the age of the friend who left the group. सिंपल सा सवाल है, देखते ही हम कर सकते हैं इस टाइप के। तो किस तरीके से करेंगे, एक होगा बेसिक तरीका। बेसिक में हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बराबर कर देते हैं। अगर पहले 10 फ्रेंड्स की एवरेज एज 27 थी तो टोटल एज कितनी होगी, 27 इंटू में 10 270। एक फ्रेंड छोड़ के चला गया, मान लो उसकी एज है x, तो अब कितने दोस्त रह गए होंगे, अब रह गए होंगे मेरे पास 9 फ्रेंड्स, उनकी एवरेज एज है कितनी, 25 ईयर्स। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है मेरा। 9 इंटू 25 करूंगा तो 225, इसमें से घटा दूंगा तो x आ गया 45। वरना यूनिट डिजिट से अगर अलग अलग थी, यूनिट डिजिट 3 में 5 थी तो नहीं होता, तो मेरा आंसर आ चुका है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है कि विद प्रैक्टिस हम ऑब्जर्व कर लेते हैं चीजों को। मैंने कहा यहाँ पे कि 10 लोगों का एवरेज एज कितना है, 27 साल है। एक बंदा छोड़ के जा रहा है तो एवरेज कितने से गिर रही है, 2 से। तो अगर मैं कहता हूं उस बंदे की एवरेज से कितनी ज्यादा एज रही होगी, क्योंकि एवरेज गिर रही है और वो छोड़ के जा रहा है,
आप कहेंगे सर पहले तो मैं मान लेता हूं उसकी एक्चुअल एज 27 रही होगी। अगर मैं कहूं उसके जाने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता अगर उसकी एवरेज एज 27 ही होती है ना, तो 10 लोगों की एवरेज 27 तो 9 लोगों की भी 27 हो जाती अगर 27 होती, क्योंकि उसके एवरेज से ज्यादा एज रही होगी तभी तो उसके जाने से एज घटी। अब एवरेज से कितनी ज्यादा रही होगी, आप कहेंगे 27 होती तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, उसकी वजह से 9 लोगों की एज पे इंपैक्ट पड़ रहा है, 9 फ्रेंड्स की एज पे इंपैक्ट पड़ रहा है। कितना, 2 का, 27 से एवरेज कितना हो गया 25 का, तो उसने आना 9 लोगों को 2-2 ईयर्स का कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से दिया होगा, तो मैं कहूंगा उसकी एज कितनी रही होगी 27 प्लस 2 इंटू में 9 दैट इज 18 और आंसर आ जाएगा 45। जिन लोगों ने डेविएशन का कंसेप्ट पढ़ा उसे भी चीजें समझ आई होंगी, जिसने एवरेज की मेरी क्लास की वीडियो देखी होगी क्रैश कोर्स वाली उसे भी ये चीजें समझ आ गई होंगी जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अगले सवाल पे चलता हूं। जैसे ये वाला सवाल है 4 लाइन का सवाल है, थोड़ा सा लंबा लग रहा है, इस क्वेश्चन को आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं अगर एग्जाम में आपको एक बार की में दिखे, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन में लग सकता है। मैं करवाऊंगा सारे क्वेश्चन, चिंता मत करिए, मैं बस क्वेश्चंस को आपको फिल्टर करना सिखा रहा हूं एग्जाम में कैसे करना है। 1.5 लाइन का क्वेश्चन है, मैं पढ़ने की हिम्मत करूंगा और अगर मुश्किल लगेगा तो छोड़ दूंगा, वरना साथ के साथ क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम सबसे पहले हम ऑप्शंस पे नजर डालते हैं कि ऑप्शंस मेरे किस तरीके से, ठीक है। ऑप्शंस मेरे कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं, यूनिट डिजिट देख लेते हैं, ऑप्शन पास है दूर है, ये चीज हम क्वेश्चन को देखते ऑप्शन देखते ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन भी कहता है कि कंपाउंड व्हाट वुड बी द एनुअल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज दिस इन अ बैंक दैट पेज 22% पर एनम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इतने रुपए पे 1 साल के अंदर कितना ब्याज मिलेगा, 22% पर एनम की ब्याज दर से सिंपल इंटरेस्ट पे। तो बहुत सिंपल सा सवाल हो गया, इसका हमें सिर्फ 22% निकालना है। तो ये मेरे पास 2455 है और 22% अगर मैं इसका निकालूं तो 22/100 कर देंगे, ठीक है। ऑल्दो ये 100 वगैरह लिखते नहीं है, मैं वैसे ही 1% का मान 0.5 लिखता और 22 से मल्टीप्लाई कर देता, वही चीज है यहाँ पे। चलो मैं फिर भी सोल्व कर देता हूं आप लोगों के लिए, ये 0 हटाऊंगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 22 का टेबल सबको याद है, 110 होएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 आ जाएगी मेरे पास, 11 कैरी फॉरवर्ड, फिर 22 इंटू 5 110 और 11 करूंगा 121, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या आएगी, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे 1। 4 ऑप्शन देखे 1 एक में ही है तो यही आंसर होगा, वरना आप पूरा सोल्व करेंगे तो 5401 तक पहुंच जाएंगे। क्या ये चीज क्लियर, तो यूनिट डिजिट से हो गया हमारा, सिंपल था। आगे बढ़ता हूं, वरना यहाँ पे 22 से आपको पता था मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11 से कौन सी वैल्यू कटेगी 4 ऑप्शन में वो देखा जा सकता था। जैसे कि ये वाली वैल्यू मेरी 11 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है, ओड प्लेस पे डिजिट का सम करेंगे 11 - 5 11 से नहीं कटेगा, 8 - 3 11 से नहीं कटेगा, 4 और 6 10 - 7 11 से नहीं कटेगा, 5 - 5 ये आ जाएगा 0, 11 से कट जाएगा, तो यही आंसर होगा। ऑल्दो सिंपल सवाल था, 11 वाला मेरे दिमाग में एकदम आएगा भी नहीं, मैं इसे बेसिक से मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकालूंगा। 2 ऑप्शन 11 से डिविजिबल हो जाते तो मेहनत खराब हो जाती। चलूं आगे, अगला सवाल देखो, ये सिंपल सवाल है, 1.5 लाइन का है, किया जा सकता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल्स इज द सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स, प्रॉफिट इज 40%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 28 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस बराबर है x आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के, तो x का मान बताना अगर प्रॉफिट हमारा 40% का है। 40% का प्रॉफिट का मतलब 2 का प्रॉफिट 5 पे, तो 5 अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 7। ये हमें पता है किसका रेशियो आ गया, सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस। अब ध्यान से कंसेप्ट को समझना, जो रेशियो होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, इसका इनवर्स होता है हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने परचेज किए जा सकते हैं इक्वली। दोबारा रिपीट करता हूं मैं क्या कह रहा हूं, देखो अगर मेरे पास n आर्टिकल्स हैं, n आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस बराबर है अगर x आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास n रेशियो x के। n क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो सेलिंग प्राइस के हैं, और x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो कॉस्ट प्राइस के हैं। सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे 7 रेशियो नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कॉस्ट प्राइस कितने हैं हमारे पास 28 है, तो 7 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 28 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने टाइम्स जा रहा है 4 टाइम्स, तो 5 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 5 × 4 दैट इज 20। ये आर्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा जो सेलिंग प्राइस के होंगे।
तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 20। इस तरीके से देख सकते हैं आप, देखना चाहें तो। बाकी और भी तरीके हैं, ये रेशियो याद रख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि अगर मेरे पास n आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस बराबर है x आर्टिकल्स ऑफ सेलिंग प्राइस के, तो सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, n रेशियो। ठीक है, रेशियो मेथड से दोबारा देखते तो मैं कहता 5 है तो हम कितने का बेच रहे हैं, 7 का बेच रहे हैं, तो ये हो गया प्राइस। और आर्टिकल्स अगर मैं पूछूं कि कितने आएंगे अगर सेम कॉस्ट प्राइस पे और सेलिंग प्राइस पे, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो इस केस में अगर 7 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इसके बराबर होगा 5 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस का। चलें आगे। अब जैसे ये वाला सवाल है हमारे पास, कहता है कि एक कास्क है, ठीक है, हमारे पास एक कास्क है जो वाइन से भरा हुआ है। इसके अंदर से पहले हमने 108.75 लीटर सॉल्यूशन निकाला और उसे वाटर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फिर उसमें से हमने 87 लीटर सॉल्यूशन निकाला और उसे वाटर से रिप्लेस कर दिया। अब जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन बचा वाइन और वाटर का, वो 3:2 है। तो हमें बताना है कि कितने लीटर वाइन कास्क में इनिशियली थी। ठीक है, कास्क को एक कैन की तरह आप समझ सकते हैं। अब देखो, ये वाला सवाल जिन लोगों ने रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं, पढ़ रखा है, उनके लिए बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान इन द सेंस वो गिवन टाइम के अंदर कर सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है ये टॉपिक, उनके लिए ये चीजें हो सकता है मुश्किल लगे, तो वो कुछ लोग साथ में और कुछ लोग लास्ट में भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको, जब भी रिप्लेसमेंट वाले सवाल होते हैं उसके अंदर क्या होता है, मेरे पास कोई भी इनिशियल क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो मेन चीज होती है जिसका अंदर रिडक्शन होता है। जैसे अगर हम वाइन और वाटर की बात करें, तो यहाँ पे एक सास के इसके अंदर वाइन है, इसके अंदर वाइन निकाली मैंने, इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, तो वाइन प्लस वाटर, तो वाइन क्या होती जाएगी मेरे पास, कम होती जाएगी। फिर मैं इसमें से सॉल्यूशन निकालूंगा, फिर वाटर से रिप्लेस करूंगा, तो वाइन और कम हो जाएगी। वाइन की परसेंटेज टोटल सॉल्यूशन में से कम होती चली जाएगी। तो इसमें हम जिसकी कंसेंट्रेशन कम होती जा रही है उसकी बात करते हैं कि उसकी इनिशियली कोई क्वांटिटी रही होगी। अब जब मैं इसमें से सॉल्यूशन को रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास बचता है 1 माइनस पहला रिप्लेसमेंट करा तो R1 बाय जो भी इनिशियल क्वांटिटी थी मेरे पास वाइन की। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सॉल्यूशन की हम बात कर रहे होते हैं, जो टोटल सॉल्यूशन होता है उसकी क्वांटिटी कितनी, क्योंकि ये कास्क हमारा वाइन से भरा हुआ था, तो वाइन की जो इनिशियल क्वांटिटी है वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक बार रिप्लेसमेंट के बाद टोटल सॉल्यूशन के अंदर वाइन कितनी है हमें यहां से पता चलेगा। एक बार और अगर इस सॉल्यूशन में से मैं कोई चीज निकालता हूं और उसे वाटर से रिप्लेस करता हूं, तो फाइनल जो मेरे पास नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, रिप्लेसमेंट 2 जो मैंने करा डिवाइडेड बाय इनिशियल, और ये मुझे क्या दे देता है, अब जो वाइन की कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन के अंदर वो दे देगा। और ऐसे तीसरी बार रिप्लेसमेंट, चौथी बार रिप्लेसमेंट होती है और उसे वाटर से रिप्लेस करता, तो ये चीज चलती रहती मेरे पास। तो यहाँ पे ये फाइनल वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी फाइनल। अब यहां पे हमने क्या करा है, 2 बार रिप्लेसमेंट करी है। पहली रिप्लेसमेंट है 108.25 की और दूसरी रिप्लेसमेंट है मेरे पास यहां पे 87 की। हमें इनिशियल क्वांटिटी वाइन की बतानी, क्योंकि स्टार्टिंग में सॉल्यूशन में वाइन ही था। ऐसा भी हो सकता था एग्जाम में स्टार्टिंग में भी सॉल्यूशन में वाइन और वाटर दे रखा और उसका टोटल दे रखा, तो इसमें टोटल फिर फाइनल कैपेसिटी पूछते हैं, कुछ और चीज पूछते हैं। ठीक, अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो इन्होंने कहा कि 2 बार रिप्लेसमेंट के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन बचा फाइनली, उसमें वाइन और वाटर कितना है, 3:2 है। तो मतलब वाइन बचा 3, वाटर है 2, तो टोटल कितना होगा 3 + 2 5। तो मैं कह सकता हूं इनिशियली जो टोटल सॉल्यूशन था हमारे पास कास्क के अंदर उतना ही फाइनल भी रहा होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में तो टोटल चेंज नहीं आया, तो इनिशियल वाले पार्ट को अगर मैं यहां से हटा के यहां पे ले जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। फाइनल कितना है मेरे पास, 3 है और यह है 5। तो एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन मुझे यहां पे दिख रहा है और इसे सोल्व करके इसका मान मुझे निकालना है। अब R1 और R2, क्या आपको नहीं लगता कि अगर मुझे 3:5 चाहिए तो ये बहुत सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन देंगे, मतलब कट के एक सिंगल फ्रैक्शन बन जाएगा, जैसे 4/5 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा सिंपल फ्रैक्शन बनेगा। तो चांसेस हैं जो मेरा ये I वाला पार्ट है, इनिशियल क्वांटिटी, वो क्या हो, इसका मल्टीपल हो, इसका भी मल्टीपल हो। इन दोनों का मल्टीपल 4 ऑप्शन में से ढूंढ लो तो कर लोगे, वरना बेसिक से लगे रहोगे तो बहुत घंटों लग जाएंगे इसी सवाल को करने में। अब 108.25 क्या होता है, 3/4 होता है और ये 108। अब इसका मल्टीपल देखना चाहो तो आप इसे 1/4 है, सॉरी, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई ही करूं तो मुझे दिख रहा है ये
ये मेरे पास 432 प्लस 3 435 बाई डिवाइडेड बाई 4, तो मेरा जो नंबर होगा वो 435 का मल्टीपल होना चाहिए, चांसेस है इनिशियल वाला। चार ऑप्शन देखिए 435 तो खुद ही दे रखा ऑप्शन में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई, ये तो कटेगा, बाकी का मुझे नहीं पता, बाकी अभी दिमाग नहीं लगा रहा। अब मैं ये चेक कर लूंगा यार 435 क्या इससे भी कट रहा है 87 से, 87 से भी कट रहा है, 87 इंटू 5 435 ही होता है। तो अब तो मुझे पक्का श्योर हो रहा है कि यार यही आंसर होना चाहिए। अब मैं लास्ट में वेरीफाई करके अपना आंसर निकाल लूंगा। मैं कहूंगा यहाँ पे इसका 4 गुना जा रहा था तो 1 माइनस 1/4 बचेगा, अगर वो ये वाली वैल्यू पुट कर दूं मैं, और यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस क्या बचेगा 1/5 बचेगा। सोल्व करके देखता हूं, 3/4 आया यहाँ पे और यहाँ पे 4/5 आया, काट दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 3/5, और यही तो मुझे चाहिए था, मेरा आंसर आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है सभी लोगों को कैसे देखना है ये? ऑप्शंस पे हमेशा नजर रखो, ऑप्शन की मदद लेंगे तो ही क्वेश्चन टाइमली हो पाएंगे, वरना फंस सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में हम। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो डायरेक्ट करेंगे, वरना लास्ट में। अब जैसे ये वाला सवाल है कि हमें इन तीनों का एचसीएफ बताना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को साथ के साथ किया जा सकता है, सेकंड्स में आप सभी लोग कर लेंगे। सबसे छोटी वैल्यू 36 है, तो एचसीएफ 36 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, 36 से छोटा होगा, है ना। और क्योंकि एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है तो वो 36 का मल्टीपल भी होगा, ये भी मुझे पता है। 16 से क्या 36 कटता है? नहीं कटता। ठीक है, 9 से कटता है क्या? कटता है। 36 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, तो 16 एक ऑप्शन से हमने एलिमिनेट कर दिया। अब देखो इन दोनों का मुझे पता है 108 क्या होता है, 36 इंटू 3 होता है, तो इन दोनों का तो एचसीएफ 36 ही होगा, तो इस वाले को छोड़ दो। अब 36 और 156 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या 156 36 से कटता है? 36 का टेबल आप सबको याद है, 36 से 156 नहीं कटेगा। क्या 11 से 156 9 से कटेगा? 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, सम कर दो तीनों का 12, सम 12 आ रहा है, 9 से नहीं कटेगा, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये भी हट गया, तो आंसर क्या होगा? 12 होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया, वरना आप इसे सोल्व करके निकाल लोगे तब भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है या नहीं है? सिंपल, ऑप्शन की मदद से कर दिया। वरना आप क्या करते हैं, बेसिक तरीका क्या होता है, या तो हम फैक्टर्स में स्प्लिट करें, इनके एक एक करके फैक्टर्स निकालें, वरना डिवाइड का तरीका होता है 36 से 156 को डिवाइड करते रहे, लास्ट तक जहां पे कटेगा वो मेरी वैल्यू आ जाएगी। जैसे 36 इंटू 3 4 जा जाएगा 144, यहां पे आ जाएगा मेरे पास 12 और यहां पे आएगा फिर 36, और 36 3 जा 12 3 जा 36 कट गया, तो मतलब 12 क्या आएगा? इनका एचसीएफ आएगा। ठीक है, ये वाला मेथड मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। ठीक है, यूट्यूब पे पुरानी क्लासेस देखेंगे, उनमें एचसीएफ में करवा रखा होगा, वरना फैक्टर्स कॉमन निकाल के भी किया जा सकता है, कोई काम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये इतना बड़ा महारथी सा सवाल साथ में किया जा सकता है क्या एग्जाम में? नहीं किया जा सकता यार, इसे छोड़ रहे हैं, ये बाद में भी नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा सवाल तो मैं कराऊंगा आपको क्लास में, लेकिन अभी के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा, ये करने वाला है ही नहीं। अब ये देखो टाइम एंड वर्क का इतना बड़ा सवाल, टाइम एंड वर्क ऑल तो मुश्किल नहीं होता, टॉपिक इजी टॉपिक होता है, लेकिन ये 8 लाइन 9 लाइन का क्वेश्चन पढ़ना समझना सोल्व करना क्या करेंगे लास्ट में। अगला यही वही सवाल है, मैंने छोटा कर रखा है स्पेस, जिससे कि आंसर मैं करा पाऊं। अगला सवाल, अब ये छोटा सा सवाल है, कर लेंगे साथ ही साथ। 4 ऑप्शंस मैंने देखे, 4 ऑप्शन की यूनिट डिजिट मुझे यहाँ पे डिफरेंट दिख रही है, तो हो सकता है मेरा आंसर यूनिट डिजिट से जल्दी आ रही है, मैंने बस ध्यान रख लिया, बाकी दूरी पे है कितनी दूरी पे ये चीज भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कहता है कि कंपाउंड एक इंटरेस्ट है जिसे हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहे हैं, हमें बताना है कि अमाउंट क्या होगा जब प्रिंसिपल मेरे पास 4000 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 22% पर एनम है, ड्यूरेशन 1 ईयर है। अब सीधी भाषा में बोलता हूं मैं कि 4000 रुपीज को मैंने 1 साल के लिए ब्याज पे दिया 22% पर एनम की ब्याज दर से, जिसमें ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती किया जा रहा है। तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा? 11%। 11% की 2 साइकिल लगेंगी 1 साल के अंदर, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा हूं, आपको अमाउंट बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना होता तो मैं जनरली इसका इफेक्टिव निकाल लेता, और इफेक्टिव निकाल के मेरे पास ये आ जाता 23.21%। ठीक है, अगर अमाउंट बताना है तो 100 प्लस कर देंगे तो 123.21% बन जाएगा अपने आप का। अपने आप की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? 4000 थी। सोल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा। ये अगर मैं इफेक्टिव वाले तरीके से करूं, और यहाँ पे 4 ऑप्शन में यूनिट डिजिट डिफरेंट है मुझे याद है, तो उससे भी हो जाएगा। पहले परसेंटेज हटाऊंगा तो मेरे पास 2 जीरो एलिमिनेट हो जाएंगी, फिर 1 जीरो से या पॉइंट इधर आ जाएगा, और 4 को 1 से करूंगा तो लास्ट में 4 आएगा पॉइंट के बाद। 4 ऑप्शन देख लो, पॉइंट के बाद 4 किस में? ऑप्शन नंबर सी में, तो यही आंसर। ठीक है,
मैंने इफेक्टिव से करा, फॉर्मूला कौन सा था, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 100। अगर दो अलग अलग होते, सिंगल होता है तो a2a प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। इससे हमें क्या मिल जाता है, इफेक्टिव रेट, जो मैंने यहाँ पे 23.21 निकाला था। क्लियर। दूसरा तरीका हो सकता है, जब हमसे अगर अमाउंट पूछता है तो जनरली मैं इस मेथड से ना जाके मैं दूसरे तरीके से कर लेता हूं। अमाउंट के लिए हमें कुछ नहीं करना, 4000 मेरे पास था, 11% के हिसाब से पहले 6 महीने में कितना बन जाएगा अमाउंट, 111 भाग 100। उसके अगली बार 111 भाग 100। ये मेरा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अब सोल्व कर लो। मुझे पता है पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जीरो से 3 जीरो कर दी, एक वैल्यू 10 को छोड़ दिया पॉइंट के लिए। अब यूनिट निकाल लो, 4 एकम 4 एकम 4, तो 4 क्या आएगा, ये मेरा अमाउंट आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। 111 इंटू 111 कैसे कम टाइम में कर रखना है, ये शॉर्ट वीडियोस वाली वीडियोस में मैंने आपको करा रखा है, शॉर्ट ट्रिक्स कैलकुलेशन की। वो भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाता तो हम कर देते, ठीक है, सेकंड सी लगती है उसमें भी। अब देखो ये वाला सवाल छोटा सा, आधी लाइन का। एक्स की इनकम 44% ज्यादा है वाई की इनकम से, तो वाई की इनकम 100 होगी तो एक्स की कितनी हो जाएगी, 144 हो जाएगी। कुछ नहीं है, हमें बताना है कि वाई की इनकम कितनी कम है एक्स की इनकम से। तो अगर आप इसे रेशियो में स्प्लिट करना चाहो, 4 से कट जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 36 और ये आएगा 25। एक्स से वाई कितना कम है ये बताना है। कितना कम हो गया यहाँ पे, ये 11 रेशियो कम हो गया, 11 भाग 36 गुना में 100, इतने परसेंट कम होगा। आप काटना चाहें 4 से काट दूं तो 11 इंटू 25, वरना 36 का टेबल हमें ऑलरेडी याद है, तो 3 से करो 108, 10 बचेगा तो 0.30 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ऑप्शन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है जो 30 के बाद कुछ जा रहा है, तो यही आंसर होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से बड़ा सा सवाल आ गया, कब करेंगे, लास्ट में करेंगे। अगला सवाल कहता है अब देखो 2 लाइन का है तो कर लेते हैं साथ के साथ। एक फ्रैक्शन है, ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मान लेता हूं। न्यूमरेटर को 25% बढ़ाया, 25% बढ़ाया मतलब अपने आप का 5/4 कर दिया, या फिर आप परसेंटेज में लिखना चाहें आपके ऊपर है, आप इसे 125% भी कर सकते हैं, 25% बढ़ाया तो। इस तरह के सवाल में आपकी मर्जी है, जैसा आप करना चाहें। डिनोमिनेटर को 10% डिक्रीज कर दिया तो डिनोमिनेटर क्या कर दिया, अपने आप का 90% कर दिया। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बना वो कितना बन गया, 25 भाग 24 बन गया। तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है। सोल्व कर लेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा मेरा, 25 से काटूंगा 5, 5 से इसे काटूंगा 18, और यहाँ पे 6 से काट दूंगा तो 4, और ये आएगा 3। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कितना हो गया मेरे पास, 3/4 हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। चलें आगे। तो ये कम टाइम में करने वाला सवाल था, और जो लोग स्पेसिफिक क्वेश्चंस को फिल्टर करके सिर्फ ये इजी वाले करके आए हैं ना, उन लोगों के भी सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। लेकिन जो लोग फंस गए, जो अटेम्प्ट नहीं कर पाए पेपर को ढंग से, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अब देखो कहता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इतना दे रखा है, ए माइनस बी इतना दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन को बाय इज्जत सोल्व करें, इज्जत के साथ सोल्व करें। एक होता है डायरेक्टली वैल्यू एज्यूम करके कर लें। जनरली इस तरह के सवाल में मैंने आपको अलजेब्रा में बताया है कि यार इसमें ना ए और बी की जनरली इंटीजर वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कोई डायरेक्ट तरीका दिख भी नहीं रहा कि इससे इन दोनों को यूज करके डायरेक्टली ये आंसर आ जाए मेरे पास। लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अगर आपने अलजेब्रा के अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है ना। करूंगा मैं अभी, लेकिन डायरेक्टली सोचने का तरीका आप कहेंगे सर आपने तो कहा था अलजेब्रा के क्वेश्चंस नहीं पूछता आईबी के अंदर। मैंने कहा था बेसिक फॉर्मूला बेस्ड जरूर करके जाना, वो पूछ सकता है। बाकी अगर हम बात करें नहीं भी आपने पढ़ रखा है अलजेब्रा, तो भी आप कैसे करेंगे यार, अपना थोड़ा दिमाग आपको इस्तेमाल करना है। दिमाग कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इतना दे रखा है, अब ए और बी की क्या वैल्यू हो सकती है। देखो इनमें ए और बी में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो ए और बी में डिफरेंस देखो। अब मुझे यहाँ पे 602 तक जाना है, आपके दिमाग में सबसे आसान वैल्यू कौन सी आएगी, ए का मान 10 रख दो। 10 मतलब आप उसका क्यूब करेंगे 1000 से कुछ भी घटाना आसान होता है या नहीं होता। तो मैं जनरली चेक करूंगा यार ए को 10 रख के देखता हूं, तो इससे ए क्यूब बन जाएगा मेरा 1000 और बी क्यूब बन जाएगा कितना, ये 1 में करने वाला काम है 512। अब मैंने देखा यार ये तो पहुंच नहीं रहा, 602 से कम वैल्यू आ रही है, तो मुझे वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे बड़ी वैल्यू होती रहेंगी डिफरेंस मेरा बढ़ता चला जाएगा। तो अब मैंने क्या करा, ए को कर दिया 11, बी को कर दिया 9। अब 11 का क्यूब करूंगा तो 1331 आएगा, 9 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास 729 आएगा। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पे यूनिट डिजिट से भी देखो 31 में से 29 घटा तो 02, और यहां से घटा तो 602। सेटिस्फाई कर गया नहीं कर गया,
कर गया, क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा। a का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर प्लस मेरे पास 9 का स्क्वायर 121 प्लस 81 दैट इज 202। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये मेरे दिमाग में जनरली यही चीज आती भी, आप लोगों के दिमाग में भी आई होगी। जिसने अलजेब्रा पढ़ रखा है वो भी हो सकता है उसने इस तरीके से कराओ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, बेसिक अलजेब्रा से अगर हम चलें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताना है। हमें पता है कि आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये सॉरी यहां पे प्लस का साइन आता है, ये बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, है ना। तो यहां पे अगर मैं पुट कर दूं तो a माइनस बी है 2 का क्यूब आ जाएगा 8 प्लस 3ab, और a माइनस बी फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहां से मेरे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है 60। सोल्व करेंगे 8 घटा दूंगा तो 594, 594 को 6 से डिवाइड करूंगा, ये मुझे ए बी का मान दे देगा। ऑल दो आप करना चाहे काटना चाहे काट लें, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, और ए माइनस बी का मान दे रखा है, ए बी से रिलेशनशिप होती है। हमें पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये मुझे निकालना है, तो 2ab कहां चला जाएगा, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां पे 6ab था ना मेरे पास, तो 2ab यहां रख लेता हूं और यहां पे 3 कर देता हूं, ठीक है। तो मेरे एग्जाम में हो सकता है ये चीज ना दिखे, अभी तो मैं कर रहा हूं तो आपको दिख रही होगी, ठीक, वरना सोल्व करके भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी का होल, सॉरी यहां पे माइनस का था तो ये प्लस आ जाएगा, माइनस 2ab था, यहां पे जाके प्लस का बनेगा। तो मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 3 से काट दूंगा तो यहां पे 19 और 8 198। क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर? तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा ये स्टेप्स आप इजीली कर पाएंगे मन मन में, बाकी नहीं है तो ये है ही हमारे पास। अब फिर से हमारे पास क्या आ गया, एक बड़ा सा सवाल आ गया। 3 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं है, इस तरीके से चीजें पूछी गई हैं। तो क्या मैं इसे सही करने की अभी करने की हिम्मत करूंगा? नहीं, लास्ट में करेंगे। तो इसे भी मैंने फिलहाल क्या करा, छोड़ दिया। अगला सवाल मेरे पास, अब यहां पे भी 3 स्टेटमेंट है, फॉलो करके हमें बताना है क्या है। आप चाहें तो अभी कर सकते हैं, वरना बात के लिए छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल इसे भी मैं लास्ट के लिए छोड़ता हूं, थोड़ी देर में अभी कराने वाला हूं। मैं 20वें क्वेश्चन पे आ चुका हूं, एक लाइन का क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। 22% ऑफ x ये दे रखा है, 66% ऑफ y के, तो सीधा दिख रहा है 22 से 66% कट जाएगा और x इक्वल्स टू 3y आ गया। हमसे पूछा x रेशियो y, तो x रेशियो y कितना आ गया 3:1। तो लगभग मैंने अभी तक आपको सिंपल से सवाल कराए, मेरे ख्याल से 11 या फिर 12 क्वेश्चंस में आपको करा चुका हूं, ठीक है। इसमें अगर वो एसिड वाला हटा दें हम, जो मतलब हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हुई हो रिप्लेसमेंट वाले में, तो 11 क्वेश्चंस बहुत इजीली जो सभी लोग कर सकते थे ये वो थे, और जो 15-15 20-20 सेकंड में भी इनमें से सवाल आ रहे हैं, 30 सेकंड में भी हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अब टाइम बचेगा तो हम आगे चलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं यही वाला सवाल आपको करा देता हूं, ये ठीक है। बहुत प्यारा सा सवाल है, मजा आएगा करने में। एग्जामिनर ने बड़ा दिमाग लगाया है इसमें, और कुछ लोगों ने गलती भी करी, क्योंकि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना पूरे सेशन में कितने क्वेश्चंस आप खुद से सोल्व कर पाए, है ना, और साथ के साथ कितने क्वेश्चंस आप गिवन टाइम के अंदर कर पाए, ज्यादा टाइम लगा या नहीं लगा, पेपर का लेवल कैसा था, और आपको क्लास कैसी लगी, ठीक। चलो अब जैसे ये वाला सवाल है मेरे पास, 2 की पावर 10 क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है हैविंग एग्जैक्टली 11 फैक्टर्स। 2 की पावर 11, अब पावर 1 बढ़ा दी, ये एक ऐसा नंबर है जिसमें एग्जैक्टली 12 फैक्टर्स हैं, और 2 की पावर 12 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिसके एग्जैक्टली 13 फैक्टर्स हैं। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। इसमें क्या है, कथन 1 और 3 सत्य है लेकिन 2 सत्य है, 1 और 2 सत्य है किंतु 3 असत्य है, इस तरीके से दे रखा है। अब ये चीज कैसे चेक करते हैं, आप सभी लोगों को एक चीज पता है, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा। अगर मेरे पास कोई एक नंबर है, उसे मैं लिख सकता हूं a इंटू बी इंटू सी, और इनकी पावर p q r, ठीक है। ऐसे ये बढ़ सकता है कि आगे जाके ये d z तक चला जाए और उसके बाद पावर भी p q r इस तरीके से बढ़ती चली जाए।
और यहाँ पे एबीसी क्या है मेरे पास, एबीसी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं अपने आप में। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर एन वो बनते हैं p+1 इंटू में q+1 इंटू में r+1। क्या ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? ऐसे ही अगर और बढ़ता, c के अलावा d ले जाता यहाँ पे मैं, तो r s कर देते आप, फिर s+1 भी आ जाता। अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज हटा देता, से मैं यहाँ से c को हटा देता, दो ही फैक्टर बनते, तो मैं यहाँ से r+1 को हटा देता। इस तरीके से चीजें चलती हैं, आप सभी लोगों को याद होगा अच्छे तरीके से। ठीक, एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया ये कि मैंने कहा 12 के फैक्टर्स बताइए आप कितने होंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 बताने हैं। तो आप कहेंगे सर 12 को स्प्लिट करूंगा प्राइम नंबर्स में, तो ये 2 की पावर 2 मतलब 4 और 3 की पावर 1, ये प्राइम नंबर्स में मैंने स्प्लिट करा और ये इसकी पावर। तो टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पे पावर 2 है तो 2+1 और यहाँ पे पावर 1 है तो इंटू में 1+1 और इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 2 6। आप निकालना चाहें तो 1 2 3 4 6 और 12 ये वैल्यूज है जिससे ये कटता है 12। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। आई होप कंप्लीट रिवीजन हो चुकी है कंसेप्ट की। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। 2 की पावर 10 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिसके एग्जैक्टली 11 फैक्टर्स हैं। अब देखो यहाँ पे 11 फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। 11 फैक्टर्स कब मिलेंगे हम? आप कहेंगे सर 11 तभी आ सकता है जब ये पावर क्या हो मेरी 10 हो, 10+1 जब जाके 11 आएगा। क्लियर है या नहीं है? 11 एक प्राइम नंबर है। 11 क्या है? एक प्राइम नंबर है और हमें पता है जब हम ये सोल्व करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करके चीजें, हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है ये मल्टीप्लाई कर करके नंबर ऑफ फैक्टर्स हम निकालते हैं। मल्टीप्लाई अगर ये प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही, मतलब खुद से ही घटेगा, तो सिर्फ मेरे पास ये वाली चीज आएगी इसके अंदर, और कोई तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि हर किसी में पावर में हम 1 ऐड करते हैं तो किसी और की पावर 1 भी होती तो यहाँ पे 2 बन जाता। 2 से मल्टीप्लाई करते किसी नंबर में तो प्राइम नहीं बनता। तो मुझे सिर्फ इतनी ही सी चीज मिलने वाली है। अब वो कैसे मिलेगी? सबसे छोटा नंबर क्या होता है मेरे पास? अगर पॉजिटिव नंबर्स की बात करें, सबसे छोटा 1, उसके बाद क्या आता है भाई? 2 आता है। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 170 180 कुछ भी मैं कर दूं, टोटल फैक्टर्स तो 1 के 1 ही रहेगा कि ये 1 खुद से कटता है बस, और किसी से नहीं कटता, खत्म हो गया, है ना। तो अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स 11 चाहिए, कोई स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो आप कहेंगे सर 2 से स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, और 2 की पावर में क्या कर दूं, क्योंकि मुझे एक ही इसी फॉर्म में आंसर चाहिए जो मेरा नंबर होगा। अगर मुझे यहां पे प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी भी क्वेश्चन के अगर आपको क्या मिल जाए, प्राइम नंबर दिख जाए, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, प्राइम नंबर के किसी के बराबर हैं, तो नंबर मेरा किस फॉर्म में होगा? ये सिर्फ a की पावर p की फॉर्म में होगा। तो 1 के बाद सबसे अगली वैल्यू आई 2 की। अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या चाहिए? प्राइम चाहिए, से मैंने कहा ये p+1 के बराबर चाहिए, तो यहां पे मेरे पास क्या होगा? a की पावर p। अब मुझे यह p+1 किसके बराबर है? 11 के बराबर है, तो p को क्या रखना पड़ेगा? 10 रखना पड़ेगा। तो 2 की पावर 10 वो मेरा नंबर होगा जिसके फैक्टर्स कितने होंगे? 11 होंगे। निकल गया, 2 की पावर 10 दे रखा है, यही आंसर है। अब सेकंड स्टेटमेंट कहती है, ठीक है, अब यहां पे प्राइम था, दोबारा हमने देखा 12 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है, तो इसे फिलहाल अभी मैं स्किप कर रहा हूं, अभी इस पे वापस आऊंगा। फिर मैंने देखा यहां पे 13 क्या है? फिर से क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। अगर ये प्राइम नंबर हो गया तो सबसे छोटा अगर मुझे नंबर चाहिए जिसके इतने फैक्टर्स होंगे, तो वो क्या होगा? 2 की पावर 12 होगा या नहीं होगा? ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, दिमाग लगाएंगे, अगर ये पहले पढ़ रखा होगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा, बिगिनर होंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो नंबर मेरा यही होगा, स्मॉलेस्ट नंबर जिसका फैक्टर ये हो। अब सेकंड स्टेटमेंट में आता हूं। अब ये बड़ा कैच था क्वेश्चन के अंदर, बहुत लोगों ने यहां पे सिली मिस्टेक करी होगी, ध्यान से समझिएगा। 2 की पावर 11 सबसे छोटा नंबर हो जिसके एग्जैक्टली 12 फैक्टर्स हो। अब ये है तो वैल्यू 2 की पावर 11 का अगर मैं निकालूंगा, नंबर है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालूंगा, तो क्या ये आ जाएगा? 11 + 1 12। चलो भैया, ये स्टेटमेंट तो ठीक है कि 2 की पावर 11 के 12 फैक्टर्स होंगे, लेकिन क्या ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स 12 होंगे? नहीं, 2 की पावर 11 तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। अब ये मेरे पास, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है? 12, ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, तो ये तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। मल्टीपल कॉम्बिनेशन से कैसे बना सकते हैं? आप कहेंगे सर 12 क्या हो सकता है मेरा? 12 हो सकता है यहां पे
2 इंटू में 6, ये हो सकता है मेरे पास 3 इंटू में 4, ये हो सकता है मेरे पास आगे जाके ब्रेक करूं 6 इंटू में 2, या कुछ और कर सकते हैं आप, या फिर इसे और पार्ट में स्प्लिट कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 भी हो सकता है ये, है ना। तो कैसे स्प्लिट करके बनाओ, अब मैं नंबर सोचो आप क्या क्या बन सकते हैं। अगर मैं 2 पावर 2 और 6 चाहिए मुझे, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, इससे एक कम 1 पावर और इससे एक कम 5, तो मैं कह सकता हूं ये a की पावर 1 और b की पावर 5, a और b कोई भी प्राइम नंबर होनी चाहिए, मुझे मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब a का मान क्या रखना चाहो, आप कुछ भी रख दो, a को मैंने रख दिया चलो 2, b को रख दिया मैंने 3, 3 की पावर 5 और 2 की पावर 1 कर दो, ये कितना आएगा 243 इंटू में 2, है ना। 243 इंटू में 2 कर दूंगा तो मेरे पास 486 ये आ जाएगा। ये तो छोटा है किससे, 2 की पावर 11 से। 2 की पावर 11 क्या होता है 102048, है ना, आ गया। अब ऐसे तो मैं मल्टीपल एग्जांपल्स आपको दिखा सकता हूं, जैसे पावर 3 और 4 करना था तो यहीं पे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। टू पावर अगर मुझे 3 और 4 चाहिए तो मैं कह सकता हूं नंबर क्या हो सकता है, 2 की पावर 4 कर देता हूं चलो, तो 2 की पावर 2 और 3 है मेरे पास कॉम्बिनेशन, यहां पे भी मैंने उल्टा कर दिया, बल्कि 2 की पावर 1 3 की पावर 5 की जगह मैं 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1 कर देता, तब भी मेरे पास नंबर छोटा बन जाता। 2 की पावर 5 64 इंटू में 3 198 आता है या नहीं आता, नहीं 2 की पावर 5 32 इंटू में 3 96, तब भी नंबर बन जाता। और क्या क्या नंबर बन सकते थे, आप कहते हैं सर 2 की पावर को 2 कर देता हूं, 2 + 1 3 होता है, और 3 की पावर को 3 कर देता हूं, 3 + 1 4 होता है ना। तो अब भी फैक्टर्स आ गए मेरे पास उतने 12, तो ये 4 इंटू में 27 और छोटी वैल्यू आपको दिख जाएगी यहाँ पे। क्लियर है या नहीं, 108 वैल्यू बनेगी। ऐसे मल्टीपल वैल्यू जो पॉसिबल है, हमसे एग्जामिनर अगर अच्छा क्वेश्चन बनाता तो इसमें और चीज पूछ सकता था कि कितने फैक्टर्स होंगे ऐसे, 2 की पावर 11 से छोटे कितने नंबर ऐसे पॉसिबल होंगे जिनके एग्जैक्टली 12 फैक्टर्स हो। अगर बहुत मुश्किल बनाना चाहे तो ऐसी भी चीजें पूछी जा सकती हैं। यार वो तो कैलकुलेट करते करते बहुत टाइम गुजर जाएगा और उसमें मैंने सोचा भी नहीं कि कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए बेस्ट, बट आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो मैं कहूंगा पहला और तीसरा कथन तो ठीक है, तीनों में से ये दोनों तो ऑप्शन कट गए, पहला और तीसरा कथन सही है लेकिन दूसरा सत्य है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी। अब स्टार्टिंग में चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से आपको लेके चलता हूं, और ये अच्छी खासी क्लास हमारी जाने वाली है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे, तो बी रेडी। अब देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन में कहता है, मैं आपको पहले एग्जामिनर ने किस तरीके से करा, मैंने कहा था रॉन्ग क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये, क्यों मैंने ऐसा कहा वो भी मैं बताऊंगा। हमारे पास कहता है कि कितने पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स एक्स वाई के होंगे कुछ इस तरीके से कि x ग्रेटर देन y हो जाए और मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई और उनके एचसीएफ ये आ जाए इतना। ठीक है, नंबर क्या है हमारे पास, ये 2520। अगर x को देखूं मैं, x ग्रेटर देन y दे रखा है, इनका एचसीएफ, अब कोई भी नंबर अपने आप का अगर इन दोनों को कंपेयर करूं, इसे मैं लिख सकता हूं x को a इंटू एच और इसे लिख सकता हूं b इंटू एच, जिसमें मेरे पास a इसका कोप्राइम पार्ट होगा, b इसका कोप्राइम, और ये एचसीएफ इन दोनों का कॉमन पार्ट हो गया। क्लियर है या नहीं है, तो मेरे पास इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट x इंटू वाई इंटू एच ये किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर ए एच इंटू बी एच इंटू एच, डेट इज ए बी एच क्यूब के बराबर होगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 2520। अब यहां पे मेरे पास एच क्यूब आ रहा है, मतलब मुझे यहां पे देखना पड़ेगा इसका कौन सा ऐसा फैक्टर है जो क्यूब बन सकता है, उसके बेसिस पे मैं वैल्यूज को डिसाइड करूंगा। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एचसीएफ वी कैन हैव डिफरेंट ऑप्शंस, बहुत केसेस बनने वाले हैं, एक एक करके देखेंगे। चलो सबसे पहले अगर मैं 2520 को ब्रेक करूं तो मुझे 10 का पता है, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 होगा। अब 252 को 2 से काट सकते हैं हम, 4 से भी काट सकते हैं, अगर मैं 4 से काटूंगा इसे तो मेरे पास ये 63 आएगा, तो 4 से काटा मतलब 2 की पावर 2 से, तो 2 की पावर 3 कर दी, अब ये 2 की पावर से नहीं कट रहा। 63 क्या होता है 7 इंटू 9, तो यहां पे मैं कह सकता हूं 9 क्या होता है 3 की पावर 2, और यहां पे मैं कह सकता हूं 7 की पावर 1। तो
अगर मैं इस चीज में परफेक्ट क्यूब देखूं, इसे मैं अगर फैक्टर्स में स्प्लिट कर चुका हूं, तो यही मेरे पास एक परफेक्ट क्यूब है 2⁻3। कितने फैक्टर्स बनेंगे, मतलब h की, हमसे पूछता है इस क्वेश्चन में h की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो कितनी पॉसिबल वैल्यू होती है। अगेन नंबर सिस्टम पे मैं आपको लेके जा रहा हूं। आप कहेंगे सर परफेक्ट क्यूब मुझे यहाँ पे एक दिख रहा है, लेकिन एक तो इनहेरेंट होता ही है मेरे पास 1 क्यूब, और इसके डिटेल कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा तो बहुत चीजें बनेगी, लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूं यार ये 1 क्यूब भी तो हो सकता है। HCF के मेरे यहाँ पे दो मान पॉसिबल है, एक तो HCF 1 हो सकता है और एक HCF 2 हो सकता है। इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि कोई और मुझे परफेक्ट क्यूब यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो वी हैव 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ HCF। एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाने टाइम यही गलती करी है कि उसने 1 को कंसिडर ही नहीं करा कि HCF 2 वैल्यूज का 1 भी हो सकता है, जो उसे कंसिडर करना चाहिए था। ठीक है, मैंने कहा HCF या तो मेरा 1 होगा या फिर 2 होगा। अब एक एक करके मैं सारे केसेस आपको लिख रहा हूं। पहले मैं जो एग्जामिनर ने लिखा पहले उससे कंसिडर करूंगा और फिर 1 मान के भी कंसिडर करूंगा। तो मैंने कहा अगर HCF मेरे पास क्या आ गया, HCF अगर मेरे पास क्या हो गया 2 हो गया, तो उस पर्टिकुलर केस में AB का मान क्या आ जाएगा। AB आप कहेंगे सर ये 2 का क्यूब हट जाएगा यहां से, ये 3 स्क्वायर, ये मेरे पास 5 की पावर 1 और ये मेरे पास 7 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है अगर x बड़ा था y से तो a बड़ा होगा किससे, b से। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है कि आपको क्या रखना होगा, a को b से बड़ा रखना होगा। क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, आप कहेंगे सर इंडिविजुअली इनमें से किसी को भी ले लो। आप 3 को दो पार्ट में स्प्लिट नहीं कर सकते कि एक 3 इसके अंदर दे दिया, a के अंदर दे दिया और एक 3 b के अंदर दे दिया। क्यों, क्योंकि 3 वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा तो HCF मेरा 2 की जगह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और उस केस में फिर ये आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि h क्यूब बनेगा नहीं। क्लियर, तो यहां पे हमारे पास 3 स्क्वायर एक सिंगल टर्म की तरह ही आप कंसीडर करेंगे। थोड़ा सा सोचना इस चीज पे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो मैंने कहा a को क्या रख लूं, आप कहेंगे सर पहले b को इंडिविजुअल रख लो, तीनों में से कोई भी एक रख लो। मान लो मैंने b को रखा 5, तो मेरे पास a कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू में 7, कोई भी पार्ट कॉमन है नहीं है, ये बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने रखा इसे 5 के बाद मैंने रख दिया चलो इसे 7। तो अगर मैं इसे 7 रख देता हूं तो उस केस में आप कहेंगे सर ये 3 स्क्वायर इंटू में 5 हो जाएगा। इसे मैंने रख दिया 3 स्क्वायर, चलो 9 रख दिया, तो आप कहेंगे सर ये 5 इंटू में 7 हो जाएगा मेरे पास। 3 केस तो ये बन गए। आप कहेंगे सर इसे इंटू में 1 भी तो लिख सकता हूं कि मैं यार b को 1 रख देता हूं, और ये हो जाएगा मेरे पास 3 स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 7। क्या कोई और केस बनेगा आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं HCF को 2 ले लूं? और कोई केस बनेगा नहीं, क्योंकि 2-3 चीज थी मेरे पास। 1 को मल्टीप्लाई किसी में करो ना करो फर्क नहीं पड़ता अगर इंडिविजुअल ले लिया तो, और मुझे a को बड़ा रखना है b से। अगर ये होता कि a और b कुछ भी हो, कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, तो फर्क नहीं पड़ता, फिर तो डबल केस बन जाते हैं मेरे। लेकिन यहाँ पे अगर a को बड़ा रखना है b से, तो मैंने बड़े वाले इधर लिख दिए, तो मेरे पास क्या चीज निकल के आई, 4 केसेस निकल के आए। यहाँ पे 2-2 के कॉम्बिनेशन, यहाँ पे सिंगल वाला, और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। जैसे 2 वाला इधर करोगे तो वो वाली वैल्यू मेरी बड़ी होती चली जाएगी। ध्यान रखना ये वाला केस मत लेना, कोई कहे कि 7 इंटू 3 हो गया और एक 5 इंटू 3 ले लेते हैं, ये हो गया आपका 21 और ये हो गया 15। नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई, इनका HCF अगर आप लोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, और अगर 3 आएगा HCF में तो यहाँ पे एक 3 और चाहिए, वो जो कि क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, तो ये वाला केस हम कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर हो गई ये वाली चीज। तो मेरे पास 4 तो ये बना। अब इसी के अंदर अगर HCF को 1 ले लें, 4 केसेस तो ये मैंने जो एग्जामिनर ने दिया है वो दिखा दिया। अब आगे के केसेस, जैसे कि यहाँ पे HCF को अगर एक्चुअल नंबर्स होते तो एक्चुअल नंबर्स क्या बनते, अगर इसी में मैं x और y देखता तो HCF वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो जाता, तो इन सब में 2 2 2 2, ये एक्चुअल मेरे नंबर्स हैं, जो 2 नंबर्स हैं जो यहाँ पे माने गए हैं, तो ये मेरे पास नंबर्स हो गए और उनका HCF। ठीक, अब इसका दूसरी चीज अगर मैं देखूं यहां पे, मेरे पास क्या था ए बी। अब यहां पे ध्यान से समझना, यहां पे मल्टीपल बहुत ज्यादा केसेस बनने वाले हैं। ए बी एच क्यूब था मेरे पास, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1, सीक्वेंस में ही लिखते हैं, इंटू में 7 की पावर 1 और इंटू में 1 क्यूब लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अब HCF को क्या मान लेता हूं, HCF को मान लेता हूं 1।
अगर HCF 1 है तो A, और A मेरा x के बराबर ही हो जाएगा, B मेरा y के बराबर ही हो जाएगा, और यहां पे हम एक एक करके सारे केसेस देखते हुए चलेंगे। अगर बेसिकली यही है, HCF मेरा 1 हो गया, तो आप कह सकते हैं सर यहां से मैं H वाले पार्ट को हटा सकता हूं, और अगर यहां से भी मैं 1 वाले पार्ट को फिलहाल हटा देता हूं, 1 का कोई रोल रहा नहीं। अब मुझे क्या चाहिए, x बड़ा होना चाहिए किससे, y से। तो कौन सा मान रखेंगे, सबसे पहले तो आप कहेंगे सर ये पूरा का पूरा एक साथ आ जाएगा, और यहां पे y को मैं क्या मान लेता हूं, इसे मान लेता हूं 1, तो ये पूरा का पूरा मेरे पास 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1 आ जाएगा। डन है। अब इसे आगे बढ़ते हैं, और कौन सी वैल्यू रखते हैं, आप कहेंगे सर इंडिविजुअल इंडिविजुअल ले लो। अगर मैंने ये 7 रखा तो दूसरा ये तीनों पार्ट हो जाएंगे, फिर मैंने 5 रखा, फिर ये बाकी के तीनों पार्ट, 3 रखा और 2 रखा, तो यहां पे y को क्या रख सकते हैं, 7 5 3 स्क्वायर और 2 का क्यूब। अब देख ध्यान रखना 2 का क्यूब है, HCF मैंने 1 माना है, तो 2 के फैक्टर ऐसा नहीं हो सकता एक फैक्टर 2 का इधर आ जाए एक फैक्टर इधर आ जाए, तो ये पार्ट जैसे बनाए गए हैं वो एज इट इज रहेंगे, और यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज रख सकते हैं। जैसे ये 7 है तो ये 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू में 5, ये बड़ा ही है, फिर ये 5 है तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू में 7 आ जाएगा, 3 स्क्वायर है तो 2 क्यूब इंटू में 5 इंटू में 7 आ जाएगा, और ये 2 क्यूब है तो मेरे पास ये 3 स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 7, ये 4 पार्ट्स आपको दिख गए, 4 अलग अलग वैल्यूज यहां तक ले चुका है। अभी तो मैंने सिंगल सिंगल वाले कॉम्बिनेशन बनाए, आप 2 वाले कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। एक तरीके से यहाँ पे 3 का कॉम्बिनेशन इधर आ गया और 1 का कॉम्बिनेशन इधर आ गया, टोटल 4 वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 और 1 वाला कॉम्बिनेशन हो गया। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, और एक मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ये वाला ले लिया, 4 और 0 या फिर 0 और 4 वाला कॉम्बिनेशन हो गया, 3 और 1 या फिर 1 या 3 वाला कॉम्बिनेशन हो गया। अब एक बचा 2 वाला कॉम्बिनेशन बस, तो 2 वैल्यूज के पेयर्स बनाने पड़ेंगे। तो 2 वैल्यू के पेयर हम कैसे बनाएं कि 2 की पावर 3 ले लिया, इसे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा एक बार, बचे हुए दोनों का कॉम्बिनेशन, इसे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे दोनों का कॉम्बिनेशन, और इसे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे दोनों का कॉम्बिनेशन। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्लियर है या नहीं है? अगर मैं ऐसे 2 के कॉम्बिनेशंस बनाता हूं तो मेरे पास कितने केसेस बनेंगे, आप यहां पे देखिए, टोटल यहां पे 5 केसेस हमारे हो चुके हैं। अगर मैं 2 का ले, देखो 2 की पावर, अब हमेशा क्या होगा, एक नंबर छोटा या एक नंबर बड़ा तो होगा ही होगा, हमेशा एक नंबर छोटा या एक नंबर बड़ा तो होगा, क्योंकि दोनों नंबर इक्वल तो हो ही नहीं सकते, दोनों नंबर इक्वल हो गए तो HCF बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे पता है दोनों में एक ना एक नंबर बड़ा और एक ना एक छोटा, तो जब भी 2 के पेयर बनाऊंगा, कितने पेयर बने आप बस ये देख लो, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, टोटल 3 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, जो बड़े वालों का वो इधर आ जाएगा, जो छोटे वालों का वो इधर आ जाएगा, तो 4 और 1 5, पहले एक 3 वाले पेयर बना, फिर 4 बने और फिर 3 और बनेंगे, टोटल 8 पेयर्स और बनेंगे, 8 नंबर्स और पॉसिबल है। तो टोटल पिछले वाले क्वेश्चन पे अगर मैं चला जाऊं तो यहां पे कितना हो जाएगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 4 + 8 टोटल 12, तो टोटल 12 पेयर्स पॉसिबल। और ये सारे के सारे एग्जाम टाइम में निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है अगर पहले ऐसे क्वेश्चन ना कर रखे, और जनरली इतने ज्यादा डीप में कराए भी नहीं जाते। चल, अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख देता हूं यहां पे, चलो 2 का क्यूब इंटू में 5 है, 8 इंटू 5 40, 3 स्क्वायर 9 इंटू 7, तो 3 स्क्वायर, 2 का क्यूब इंटू में, सॉरी इसे ऐसे कर लेते हैं, 2 का क्यूब इंटू में 3 स्क्वायर, 9 इंटू 8 72, ये क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 3 स्क्वायर इंटू में, सॉरी 5 इंटू 7 डेट इज 35, इससे बड़ा होगा, फिर 2 क्यूब इंटू में 5 वे बनेगा 40, और यहां पे देखो 9 इंटू 7 63, तो ये मैं समझाने के लिए बस लिख रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। अब यहां पे 2 क्यूब का 7 से करूंगा तो 8 इंटू 7 56, और ये 9 इंटू 5 45, तो 56 इधर आएगा, तो 2 क्यूब इंटू में 7, और यहां पे मेरे पास 3 स्क्वायर डेट इज 9 इंटू में 5 40। आई होप ये सारे कॉम्बिनेशन आपको अच्छे समझ आ गए, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे मेरे हिसाब से, बाकी एक आधा छूट गया तो आप देख लेना। ऑल्दो बस कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन गलत था, इसमें HCF 1 वाला केस इन्होंने कंसिडर नहीं किया था। अगले एक सवाल पे चलता हूं,
ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क करेगा, सेशन वाला रीजनिंग आपने पढ़ा होगा तो आपको कर देना चाहिए। ये सारे हो गए हैं। अब ये वाला सवाल है, इस टाइप के पहले भी एसएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं सवाल, मैंने करवाए भी हैं क्लासेस के अंदर, टीयर 2 वाले बैच में भी करवाए थे। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ये सीजीएल में भी आ चुके हैं। रोहन ने क्या करा, एक आइटम को परचेज करा जिसे पे उसे 13.5% का डिस्काउंट मिलता है उस पेमेंट पे जो वो कैश में करता है, और 6.25% का सरचार्ज देना पड़ता है उस पेमेंट पे जो वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू करता है। इस लाइन को मैं एक बार रियल लाइफ एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे कई बार होता है, आपने देखा होगा, पहले तो ऐसा बहुत होता था जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इतनी पॉपुलर नहीं थी, कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड स्वैप करते थे तो दुकानदार आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता था क्रेडिट कार्ड के, क्योंकि ट्रांजेक्शन खर्चा दुकानदार को भरना पड़ता था वो, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या है कि थोड़ा आपको जितना, मान लो आपका बिल बना 1000 रुपए का, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो तो 1005, 1010 या 1020 रुपए ऐसा पे करना पड़ता था। कैश में बल्कि उल्टा होता था, कैश के अंदर क्योंकि आपको कैश बिजनेस के अंदर मिल रहा है, कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, तो फालतू के ट्रांजेक्शन चार्जेस बच गए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, पहले के टाइम पे कैश ट्रांजेक्शन का कई बार एक बार अकाउंट नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे कि ब्लैक वो हो गया, क्या कहते हैं, कैश आप पैसे दे रहे हो तो साथ के साथ आपको क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि वो जीएसटी बचा रहे हैं और चीजें बचा रहे हैं कैश ट्रांजेक्शन में। तो कई बार दुकानदार ऐसे काम भी करते थे कि ऑनलाइन करोगे तो महंगा है, कैश करोगे तो सस्ता है। आप सभी लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज से, ठीक है। तो यही है यहाँ पे कि अगर रोहन कैश पैसे देता है तो उसे 13.5% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर वो पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करता है तो उसे 6.25% क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर वो पूरी पेमेंट को कैश में करता है तो उसे वाई रुपए पे करने पड़ेंगे उस आइटम के लिए, ये दे रखा है। लेकिन उसने एक्चुअली में क्या किया, उसने टोटल 40,964 रुपए पे करे हैं, जिसमें उसने 29064 तो कैश की फॉर्म में पे करे हैं। तो हमें बताना है कि वाई का मान क्या होगा। अब देखो हमसे टोटल यही पूछा है ना, वाई क्या है, टोटल पैसा कितना उसने कैश की फॉर्म में पे करता अगर कैश पे खरीदता। तो मैं कहता हूं यार 29064 तो ये दे ही रहा है, बाकी जो पेमेंट उसने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करी है उसे कैश के टर्म्स में अगर निकाल लूं तो मेरा काम चल जाएगा। अब क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसने कितना पे करा होगा, इस अमाउंट में से इस वाले वैल्यू को घटाओ, 64 में से 64 गया, 2 जीरो आ जाएंगी। 409 में से 290 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 119। इतना पैसा उसने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करा। अब क्रेडिट कार्ड पे कितना सरचार्ज लग रहा है, 6.25%। 6.25 सबको पता है क्या होता है, 1/16 होता है। 1/16 उसने एक्स्ट्रा पे करा, तो मैं कह सकता हूं कि उसने क्या करा, 1 एक्स्ट्रा पे करा, मतलब 17 रुपीज पे किए, जहां पे उसे 16 करने पड़ते अगर नॉर्मल ट्रांजेक्शन होती। तो ये 17 का मान ये है, और इनटू में अगर मैं 16 कर दूं तो ये नॉर्मल अमाउंट हो गया आइटम का। लेकिन वो पूरा यहां पे हमसे पूछा कैश में खरीदता तो कितने का होता, तो कैश में तो और चीजें सस्ती पड़ती उसे, कैश में कितने का, 13.5% का डिस्काउंट और मिल जाता। तो इस पे 13.5 का डिस्काउंट काटूंगा मैं, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 86.5%। 86.5% ही तो पे करेगा। और इसे अगर मैं सोल्व कर दूं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 173 डिवाइडेड बाय 200। सोल्व करके हम वैल्यू निकाल लेंगे और ये इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दिस विल बी माय आंसर। चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट भी मुझे डिफरेंट दिख रही है, तो मैं यूनिट डिजिट से भी अपने क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करता हूं। अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर है तो पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से काटूंगा तो ये 8 आ गया, और 119 मेरा किससे करता है, 17 से करता है पूरा 7 टाइम्स, तो काम बन गया। यूनिट डिजिट मिल जाएगी, 8 7 जा 56, 6 3 जा 18, यूनिट डिजिट आ गई 8, यहाँ पे है 4, 8 और 4 क्या होता है 2, जो मेरा आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 होगी, तो यही आंसर है 38752। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाह रहा हूं। चलिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सरदर्द दे देने वाला क्वेश्चन है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन पढ़ लो आप, पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि स्क्रीन छोटी हो जाएगी तो आप लोगों को दिक्कत आएगी, क्योंकि मुझे भी जगह चाहिए करने के लिए, क्वेश्चन भी दिखता रहे, इसलिए मैं स्क्रीन छोटी करके क्वेश्चन को छोटे फॉर्म में दिखा रहा हूं अभी, ठीक है।
आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके इसे पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं करने जा रहा हूं। अब ये एक पार्ट कर दूंगा, दूसरा पार्ट आप खुद निकाल लेना। कहता है मेरे पास लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर विराज और रोहन की जो मंथली इनकम्स थी वो M/N थी। विराज हो गया, रोहन हो गया, इनकम्स हो गई उसकी M/N। आगे कहता है मंथली एक्सपेंस था P/N। आगे बढ़ते हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर में विराज की इनकम Q% से बढ़ जाती है। तो जो इनकम में इंक्रीज हो रहा है वो मैं यहां पे दिखा रहा हूं। विराज की इनकम कितने से बढ़ रही है? Q% से बढ़ रही है। एक्सपेंस बढ़ रहा है 2Q% से, एक्सपेंस के इधर आ गया 2Q%। रोहन की अगर मैं बात करें तो R% और S%। R% से इनकम बढ़ रही है और S% से क्या बढ़ रहा है? एक्सपेंस बढ़ रहा है। करंटली जो मंथली सेविंग है वो U और V है, विराज और रोहन की। सेविंग क्या होती है मेरी? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो करंट मंथ की बात कर रहे हैं, तो ये लास्ट ईयर था, ये इंक्रीज था, तो इंक्रीज करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू बनेगी यहां पे, उसमें जो सेविंग आएगी उसकी सेविंग की बात कर रहे हैं। सेविंग क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंस, ये होता है सेविंग। वो हमें दे रखी है यहां पे U और V। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में ही इतना टाइम लगेगा तो एग्जाम में हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये छोड़ने वाले सवाल हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और लास्ट ईयर की मंथली सेविंग भी बता रखी है रोहन की, क्या थी? T। तो लास्ट ईयर की रोहन की मंथली सेविंग की बात करूं तो इनकम माइनस एक्सपेंस, अगर हम सेविंग पे चले जाएं तो ये आ गई T। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है अगर MNPQRSTUV जितने भी वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू जितनी रख दें। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि जो इतने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू रख दें। तो हमसे क्वेश्चन में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन? एक सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं, या पहला सही है दूसरा सही है, इस तरह से पूछा हुआ है। तो एक एक करके हमें सोल्व ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं पहली स्टेटमेंट करके दिखा रहा हूं, दूसरी आप कर लेना इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी पता है कि दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, दोनों कथनों में चारों का मार्ग परस्पर संगत है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे आएगा ये देख लो। अगर मैं बात करता हूं यहां पे M, ठीक है, M का मान कितना रख दिया? 8, फिर N का मान रखा है 5 और P का मान रखा है 4। ये हो गया 8, ये हो गया 5 और ये हो गया 4, और N क्या है? 5, दोबारा लिख दिया मैंने। फिर मेरे पास 12.5, 40, 20। 12.5 क्या है? Q, तो ये हो गया 25 हो जाएगा 2Q। फिर मेरे पास Q के बाद R40, S क्या है? 20 है, जिस सीक्वेंस में दे रखा था उसी हिसाब से दे रखा है। और यहां पे फिर इन तीनों का STU का मान दे रखा है। ठीक है, TUV का मान दे रखा है ना, TUV। T है मेरे पास 10,000, U है मेरे पास 58 और 24। सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। अब देखिए क्या वैल्यू आएगी। पहले मेरे पास विराज की मंथली सैलरी थी, चलो इसे मैं x की फॉर्म में मान लेता हूं, 8x, 5x, 4x या 5x। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये इंक्रीज है, सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ? 8x थी, 12.5%। 12.5% कितना होता है? 1/8। 1/8 8x का कितना होगा? x, तो 8 + 1 दैट इज 9x। कोई क्लियर? x में लिख रहा हूं बस, वरना आप रेशियो में भी देख सकते हैं। ये 5x था, इसकी इंक्रीज हुई है 40%। 40% कितना होता है? 2/5 होता है, मतलब 2 बढ़ जाएगी, 5 का कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे 7x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 4x है, 25% बढ़ जाएगा। 25% इज नथिंग बट 1/4, तो 1/4 का वो 4 बना जाएगा, तो 4 और 1 5, ये आ जाएगा 5। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे x था तो यहाँ पे y मानना पड़ेगा ना, अलग अलग रेशियो है, तो ये 5y हो गया। यहाँ पे मेरे पास क्या है?
5y ये 20% इंक्रीज हुआ है, तो 20% इज नथिंग बट 1/5, तो 1 से ये बढ़ जाएगा तो ये आ जाएगा 6y। यहां तक तो आई होप किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हमें क्या दे रखा है, 3 चीजें दे रखी हैं, हमें बस ये देखना है सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है। 5x है, ये 5y है, 5x माइनस 5y ये किसके बराबर है, पिछले साल जो रोहन की सेविंग थी वो हमें दे रखी है यहाँ पे 10,000, तो ये है 10,000 के बराबर। दूसरी चीज यहाँ पे 9x माइनस 5y, इनकम में से प्रेजेंट ईयर का एक्सपेंस अगर मैं घटा दूं तो ये दे रखा है 58,000। और तीसरी स्टेटमेंट दे रखी है 5 है या 6 है, ये बढ़ा था ना हमारा, यहाँ पे गड़बड़ कर दी है कुछ, अच्छा नहीं सही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे थर्ड में है 7x माइनस 6y, ये किसके बराबर दे रखा है, मेरे पास सेविंग आई थी 24,000। अब ये 3 स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, 2 सेटिस्फाई, 2 को लेके x और y का मान पुट करेंगे तीसरी में, अगर सेटिस्फाई कर गया तो मतलब स्टेटमेंट में जो चीजें मैंने मानी है वो सारी की सारी सही होंगी। अब कौन सी मानेंगे, आपको दिख रहा है यार ऊपर की इनमें, यहाँ पे भी 5y है, 5y है, कट जाएगा बड़े आसानी से। तो नीचे वाली सेकंड इक्वेशन में से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 4x बचेगा। और 4x किसके बराबर आ गया यहाँ पे, ये आ जाएगा मेरे पास 48,000 के बराबर, जहां से मुझे x का मान कितना मिल जाएगा, 12,000। अगर x 12,000 है तो यहाँ पे 12,000 x को रखूंगा 60,000, 50,000 5 से काटूंगा तो y का मान आ जाएगा मेरे पास 10,000। यहाँ पे पुट करके देखो, यहाँ पे 12,000 रख दिया अगर मैंने x को तो कितना आएगा 84,000। यहाँ पे y को मैंने 1000 रख दिया तो 60,000। क्या ये 24,000 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई। अगर ये बन रहा है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहली स्टेटमेंट तो मेरी बिल्कुल सही है। ऐसे ही आपका होमवर्क वाला पार्ट है कि आप दूसरी स्टेटमेंट निकालें और आप देखेंगे दूसरी स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो दोनों कथन मेरे बिल्कुल सही रहेंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लंबा क्वेश्चन था, मैंने एक एक चीज करके आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया। एग्जाम में भी यही करना पड़ता, टाइम हमारा लगेगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। तो ये एग्जाम में करने वाले सवालों में से एक नहीं है, लेकिन एसएससी में इसका सिंप्लीफाइड वर्जन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट थी, 2 स्टेटमेंट की जगह एक सिंगल स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछ ले तो क्वेश्चन आपका बन सकता है। यहाँ पे वेरिएबल्स बहुत ज्यादा थे, एसएससी में हो सकता है ये 6 यहाँ पे 8-9 वेरिएबल्स हैं, इनकी जगह 3-4 वेरिएबल पे एसएससी सवाल बना दे तो आप कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कराने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सेम आपका एसएससी में इतना मुश्किल बना देंगे पेपर, नहीं, इतना मुश्किल आएगा तो छोड़ना ही है, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, लेकिन इसे सिंप्लीफाई करके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए इस तरह के सवालों को कैसे बेसिक तरीके से आप कर पाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर। अब टाइम एंड वर्क का एक बहुत प्यारा सा सवाल है, ये मैं आपको करा देता हूं अभी, आप एक बार पढ़ के खुद से सोल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं बेसिक से आपके लिए रीड करता हूं। चलो देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा। मैंने थोड़ी सी स्क्रीन को जूम आउट कर दिया। कहता है 3 लोग हैं ए, बी और सी। ए अकेला काम करेगा तो काम को कितने दिन में 190 डेज में कंप्लीट कर सकता है। बी अकेला काम को कंप्लीट करेगा तो 285 डेज में कर सकता है, और सी अकेला काम को करेगा तो सी काम को कर सकता है हमारे पास 342 डेज में। क्लियर सभी लोगों को? जब भी टाइम दे रखा हो तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, टोटल वर्क, जो कि इनका एलसीएम होता है। बाकी अभी मैं निकाल लूंगा, आगे बढ़ते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में। कहता है कि तीनों डिसाइड करते हैं कि एक दिन में एक पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ एक ही जना काम करेगा। तो मतलब अगर ए काम कर रहा है तो बी काम नहीं करेगा उस दिन, बी काम करेगा तो अगले उस दिन सी काम नहीं करेगा या ए काम नहीं करेगा। एक टाइम पे तीनों में से एक ही जना काम कर सकता है एक दिन में। कहता है इन द फर्स्ट साइकिल ऑफ 3 डेज, 3 डेज की इन्होंने साइकिल्स में बांट लिया। पहले दिन ए 2 घंटे काम करेगा, दूसरे दिन बी 2 घंटे काम करेगा और तीसरे दिन सी 2 घंटे काम करेगा। ऐसे ही सेकंड साइकिल ऑफ 3 डेज अगर हम ले लें तो बी अब क्या करेगा, ए 4 घंटे काम करेगा, बी भी 4 घंटे और सी भी 4 घंटे। ऐसे ही फिर अगले 3 दिन को देखें तो ए 6 घंटे, बी भी 6 घंटे और सी भी 6 घंटे काम करेगा। अब इस तरीके से ये काम को कंप्लीट करते हैं, और अगर इसे सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये कह रहे हैं कि हर एक साइकिल के अंदर प्रत्येक पर्सन 2n आवर्स काम करेगा। ठीक है, इन अ साइकिल, इन साइकिल n। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास 3-3 दिन की साइकिल में बांटा है, पहली साइकिल में 2n मतलब n क्या हो गया 1, तो a भी 2 घंटे, b भी 2 घंटे, c भी 2 घंटे। अगर हमारी तीसरी साइकिल होती तो n क्या हो गया 3, तो 2 into 3 कितना हो गया 6,
तो ए भी 6 घंटे, बी भी 6 घंटे और सी भी 6 घंटे, इस तरीके से चलेगा। अब कहता है कि एक्सेप्शन क्या है इसमें, कि लास्ट साइकिल में, क्योंकि जब काम कंप्लीट हो रहा होगा, हो सकता है कंप्लीट साइकिल ना बन पाए, तो उस केस में मिड साइकिल में काम कंप्लीट किया जा सकता है। तो हमें बताना टोटल कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आएगी, अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे यहां पे क्वेश्चन में, कि भैया 3-3 डेज की साइकिल है, ठीक है। पहले एबीसी का 3 दिन का काम पता लगा, दो लगभग सिमिलर घंटे काम कर रहे हैं, बी फिर अगले 3 दिन की, तो 3-3 डेज की अगर साइकिल्स हैं और यहाँ पे मेरे पास टोटल टाइम 25.5, 26, 25.8, 26.4 दे रखा है, तो 3 से कटने वाली वैल्यू इनमें से कौन सी होगी? अगर 3 से इन चारों को ही डिवाइड करूं तो मेरे पास कोशिएंट क्या आएगा? 8 टाइम्स 24, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि 24 कटेगा 27 कटेगा, तो मेरे पास जो कंप्लीट साइकिल्स बनेगी 3-3 डेज की, वो कितनी साइकिल्स बनेंगी? वो आप कहेंगे सर 8 साइकिल्स बनेंगी मेरे पास, और कितना? 24 डेज तक का तो मैं डायरेक्टली काम निकाल सकता हूं। अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अब देखो टोटल वर्क मानते हैं सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में। टोटल वर्क क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम। इन एलसीएम निकालने के लिए इन्हें फैक्टर्स में स्प्लिट करना पड़ेगा। 190 को स्प्लिट करूं तो मुझे पता है 19 इंटू 5 इंटू 2 है ना। आप चाहें तो डायरेक्टली, आपकी स्पीड अच्छी होगी तो डायरेक्टली देख पाएंगे। अब ये मुझे क्या पता है, ये मेरे पास 95 इंटू 3 है, मतलब 19 इंटू 5 इंटू 3 है ये। और अगर मैं इसे ब्रेक करूं, क्योंकि 19 के मल्टीपल दिख रहे हैं, ये 2 का तो दिख रहा है लेकिन 5 का मल्टीपल नहीं दिख रहा, और 3 का भी मल्टीपल दिख रहा है, तो आप पहले 2 से अगर मैं काट दूंगा इसे तो मेरे पास ये 171 आ जाएगा। फिर वो 19 इंटू 9 होता है, तो 3 स्क्वायर इंटू में मैं लिख सकता हूं 19। अगर इन तीनों का एलसीएम लिया जाए तो 19 सब में कॉमन है, फिर मेरे पास यहाँ पे 5 भी आएगा 2 भी आएगा, तो 5 भी लिख दिया मैंने, चलो 2 भी लिख दिया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 3 भी आएगा एक, और यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 19 हो गया, लेकिन 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर, ये इनका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, सोल्व करना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। 9 इंटू 19 171 इंटू 10 1710। ठीक, लिखना चाहो लिख लो 1710, नहीं लिखना चाहते तो अभी ऐसे भी छोड़ सकते थे। सोल्व करेंगे, टाइम इतना लग रहा है, टोटल काम हमने इतना माना, तो एफिशिएंसी एक दिन का काम, 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? ये आवर्स में ध्यान रखना। तो 1 घंटे का काम ए का कितना होगा? 190 से डिवाइड करूंगा इसे तो 9 आ जाएगा। बी का 1 घंटे का काम इससे इसे डिवाइड करूंगा तो आप देखो 19 है, 5 है, 3 है, 19 हो गया, 5 हो गया, 3 का 1 ले लिया, तो 3 इंटू 2 6 बचेगा, है ना। 342 है, 19 हो गया मेरा, 3 स्क्वायर हो गया मेरा, 2 हो गया, तो 5 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया एफिशिएंसी 5। क्लियर? आसान हो गया निकालना हमारे लिए, कोई कैलकुलेशन मुश्किल है बट सिंप्लीफाई करके करेंगे तो चीजें थोड़ी सी आसान बन जाएंगी। क्योंकि 3-3 डे की साइकिल है और तीनों दिन पे सभी क्या कर रहे हैं? इक्वल अमाउंट ऑफ काम कर रहे हैं, है ना। तीनों दिन, पहले दिन ए 2 घंटे, फिर बी दूसरे दिन बी 2 घंटे, तीसरे दिन सी 2 घंटे, तो तीनों मिला के अगर मैं देखूं तो पहले 3 दिन में कितना काम होगा? इन तीनों को कंबाइंड अगर मैं निकाल लूं, 9 और 6 15 और 5 11 और 5 16, यही आएगा। नहीं सॉरी, 15 और 5 20, कंबाइंड हो गया 20। पहले 3 दिन में कितना काम होगा तीनों मिला के? या तो मैं कहता है इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई ऐड कर दूं तो पहले 3 दिन का काम आएगा, वरना मैंने इसका 20 को कॉमन कर लिया। फर्स्ट 3 डेज, डे 1 2 3, कितना काम? 2 घंटे एवरेज में, और कंबाइंड एफिशिएंसी इतना। पहले 3 दिन में इतना काम होगा, अगले 3 दिन में दोनों मिलके करेंगे 20। अब ये क्या होगा? सब 2-2 घंटे की जगह क्या करेंगे? 4-4 घंटे काम करेंगे। फिर अगले 3 दिन में 6-6 घंटे काम करेंगे, तो यहाँ पे 3 दिन, फिर अगले 3 दिन, फिर अगले 3 दिन, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे कहां तक जाएंगे? 8 टाइम्स ये चीज जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपके लिए लिख देता हूं, मैं 20 को कॉमन ले सकता हूं, 2 फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, और कहां तक जाएगा? 2 की 8 टाइम्स लेना है ना, 2 इंटू 8, ये आ जाएगा 16, है ना। और यहाँ पे अगर मेरे पास, मुझे पता है नंबर ऑफ कितनी वैल्यूज हैं? 2 इंटू 8, 8 वैल्यूज हैं। इनका अगर सम करना पड़े तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन रही है, 8 वैल्यूज हैं, n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2 + 16 डेट इज 18 आ जाएगा। करना चाहो तो डायरेक्टली कर सकते थे। तो मेरे पास फर्स्ट 24 डेज का काम निकल के आ गया यहाँ पे। ये आएगा मेरे पास 4 इंटू में 18 डेट इज 72 इंटू में 2। फर्स्ट 24 डेज का मैंने क्या कर लिया? यहाँ पे काम निकाल लिया। आई होप इतना समझ में आ गया। रोक के वीडियो को पॉज करके पीछे जाके देखोगे
चीजों को समझ जाओगे। टोटल काम कितना है, इतना। तो अब रिमेनिंग वर्क निकाल लो, रिमेनिंग वर्क कितना है 24 डेज के बाद। इसमें से 1710 में से ये घटाऊंगा, तो मेरे पास यहां पे वैल्यू आ जाएगी 70 और ये आ जाएगा मेरे पास 270 मेरा काम बचा हुआ है। अब देखो चार ऑप्शन, 25.5 है, 26 है, 25.8 है और 26 है। या तो आप स्टेप बाय स्टेप चलो। देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, हर बार 2n आवर्स काम कर रहे थे। अब बारी किसकी आएगी, क्योंकि ए ने काम की शुरुआत करी तो अब ए की बारी आएगी। ए कितना, एक दिन में कितने, 25वें दिन क्या काम होगा, 25th डे की अगर मैं बात करूं, एक ही एफिशिएंसी है 9 काम करने की, कितने घंटे काम करेगा। लास्ट टाइम हमारा वो 16 घंटे तक पहुंच गया था 8th साइकिल में, 9th साइकिल में 2n, 2 into 9 मतलब 18 घंटे। अब ए करेगा यहां पे 18 घंटे काम। 18 इंटू में 9 अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये 152। इसमें से घटा के आप देखोगे अभी भी मेरे पास चीजें बचेंगी। 26th डे पे आ जाता हूं मैं, क्या होगा, अब बारी आएगी बी की 6, क्योंकि 9th साइकिल चल रही है, कितने घंटे काम करेगा, ये भी इतना काम करेगा। 18 इंटू 6 है, तो ऊपर वैसे 9 था, यहाँ पे 6 था, तो 18 इंटू 15 कर दूंगा, दोनों का कंबाइंड अगर मुझे निकालना हो तो मेरे पास ये वाली वैल्यू दोनों का कंबाइन करके कितना आ जाएगा, 18 इंटू 15 डेट इज 270। 270 मेरा वर्क बचा हुआ था, तो मैंने देखा 26 डे पे लास्ट में मेरा पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो टोटल कितने दिन लगे काम को कंप्लीट करने में, हमारे 26 डेज लगे। ठीक है, ध्यान से कर लेना, अच्छा सवाल था, कैलकुलेटिव सवाल था, टाइम कंज्यूमिंग सवाल था। अगर ये मेरा 270 से यहाँ पे कम होती वैल्यू तो मैं कहता 25.8 या 25.5, अगर ज्यादा बच जाता अब भी काम तो मैं कह देता यार सीधा 26.4 आ जाता मेरा आंसर, है ना। तो वो कर सकते थे, पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे 26 आ गया तो खत्म ही हो गया हमारा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है। अगले सवाल पे अब हम चलते हैं। ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये चलो पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से, फिर मैं जूम आउट करके अच्छे से समझाऊंगा और कराऊंगा। अच्छा यहाँ पे नहीं दे रखा ऑप्शन, देखो क्वेश्चन में कहता है एक शॉप है जिसमें स्टीम्ड मोमोज और फ्राइड मोमोज बेचे जाते हैं। एक पर्टिकुलर डे पे जो स्टीम्ड मोमो और फ्राइड मोमो बेचे जाते हैं उसका रेशियो दे रखा है 5:4। ठीक है, हमें बताना है हाउ मैनी स्टीम्ड मोमोज वर सोल्ड ऑन दैट डे। उस दिन कितने स्टीम्ड मोमोज बेचे गए थे। अभी तक तो जो इन्फॉर्मेशन है उससे मैं कुछ नहीं बता सकता, रेशियो दे रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, अब आगे क्वेश्चन में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ठीक है, क्या करेक्ट होगा ये बताना है। पहला है इफ द नंबर ऑफ स्टीम्ड मोमोज वर डबल, अगर मैं नंबर ऑफ स्टीम्ड मोमोज को क्या कर दूं, डबल कर दूं, चलो 10 रेशियो कर दिया, तो हमारे पास जो रेशियो आएगा स्टीम्ड मोमोज और फ्राइड मोमोज का जो शॉप से बेचा जा रहा है वो 5:2 हो जाएगा। तो अगर ये डबल कर दिया और इसे छेड़ा नहीं तो ये तो मेरे पास 5:2 हो जाएगा। स्टेटमेंट ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट ठीक है ये, लेकिन इससे अभी हमने कुछ और नतीजा नहीं निकाला, ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 2 कहती है इफ द नंबर ऑफ फ्राइड मोमोज सोल्ड वॉज एटलीस्ट 13 मोर, जो पहले हम फ्राइड मोमोज बेच रहे थे वो एटलीस्ट 13 और ज्यादा हो जाते हैं, तो मतलब 5x था, 5x और 13 को मैं बढ़ा देता हूं 13 से, और जो सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, फ्राइड मोमोज को कह रहे हैं एटलीस्ट 13 ज्यादा होते हैं, तो 4x + 13 अगर ये हो जाते हैं, और जो हमारी स्टीम्ड मोमोज हैं वो पहले की तरह सेम रहते तो वो 5x ही रहते, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ फ्राइड मोमोज हैं वो ज्यादा हो जाते नंबर ऑफ स्टीम्ड मोमोज से, तो नंबर ऑफ फ्राइड मोमोज जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ स्टीम्ड मोमोज से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम कह नहीं सकते सही है या गलत है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता,
ठीक है, अगर स्टेटमेंट को मुझे सही या गलत बताना होता तो मैं कहता यार x की फॉर्म में है, x की अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग चीजें आएंगी। अगर आप x को 1 रखोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, x की वैल्यू अगर आप रख दें यहाँ पे 50 तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो इट कांट बी सेट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट मेरी पूरी तरीके से सही नहीं है, तो हम इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, हमसे सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, कथन 1 और कथन 2 दोनों में दिए गया डेटा पर्सन को का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पर्सन क्या था मेरा, क्वेश्चन क्या था मेरा, क्वेश्चन था कि विच वन, हमारा क्वेश्चन था हाउ मेनी स्टीम्ड मोमोज वर सोल्ड फ्रॉम द शॉप ऑन दैट डे, उस दिन कितनी स्टीम्ड मोमोज बेची गई, मेन क्वेश्चन ये है। तो क्या इन दोनों क्वेश्चन से मुझे ये पता चला कितनी स्टीम्ड मोमोज बेची गई, नहीं पता चला। ठीक है, और अगर इस वाली स्टेटमेंट में हम इस तरीके से भी सोच लेते हैं कि यार ये स्टेटमेंट जो दी है ये मेन कंक्लूजन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये चीज होगी, वो कहते हैं कि चलो यार इस स्टेटमेंट को ट्रू भी मान लेता हूं मैं। अगर ट्रू भी मान ली तो भी आप देखेंगे क्या मैं x की वैल्यू यहां से निकाल पाऊंगा, नहीं। अगर x की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा तो क्या मैं यहां से स्टीम्ड मोमोज या फ्राइड मोमोज बता पाऊंगा कितने थे, बेचे गए थे, नहीं बता पाऊंगा। तब भी उस केस में भी हम कहेंगे कि यार इससे मैं पर्सन का उत्तर तो नहीं निकाल पा रहा। केवल कथन 1 या केवल कथन 2 में दिए गए डेटा से पर्सन का उत्तर निकालना पर्याप्त है, नहीं। इस क्वेश्चन से भी नहीं निकाल सकता मैं पर्सन का उत्तर कि कितने स्टीम्ड मोमोज बेचे गए, और इससे भी नहीं निकाल सकता, ये भी गलत हो गया। केवल कथन 2 में दिया गया डेटा पर्सन का उत्तर निकालने के लिए पर्याप्त है, ये तो बिल्कुल गलत है। केवल कथन 1 में दिया गया डेटा पर्सन का उत्तर निकालने के लिए, ये भी गलत है। सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने गलत पढ़ ली थी, कथन 1 और कथन 2 दोनों में दिया गया डेटा पर्सन का उत्तर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन, मतलब इस डेटा से हम अपना आंसर नहीं निकाल सकते, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करा दिया, ये भी करा दिया, ये वाला क्वेश्चन करा देता हूं, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए जिसने नहीं पढ़ा है। ठीक है, डायरेक्ट तरीके से समझा दूंगा कैसे करना है आपको एग्जाम। क्वेश्चन में क्या आता है, जानकी क्या करती है, अपने घर से निकलती है 7:55 पे और ऑफिस पहुंचती है 9:25 पे। ठीक है, कितना टाइम हो गया उसे पहुंचने में, आप कहेंगे सर 1.5 घंटा लग गया, 1 hour 30 minutes, तो आप इसे 1.5 hour कह लो या फिर 3/2 hour कह लो, आपके ऊपर है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो घर से निकली 7:55 पे ही, लेकिन ऑफिस पहुंच गई 9:20 से, मतलब जल्दी पहुंच गई। तो अब कितना टाइम लगा अगर मैं यहां से कंक्लूजन निकालूं, तो मेरे को ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ आ रहा है कहीं ना कहीं टाइम का तो पूछेंगे ही पूछेंगे, तो वो मैं निकाल लेता हूं। पहले केस में मुझे टाइम अगर मैं से T1 मान लूं तो इतना लग रहा था जो एक्चुअल टाइम था। यहां पे अगर मैं टाइम T2 निकालूं तो मुझे यहां पे लग रहा है 5 मिनट और 1 घंटा 25 मिनट 30 सेकंड, 1 hour 25 minutes and 30 seconds। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिलो सपोर्ट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सपोर्ट करती है इस स्टेटमेंट को जो प्रोवाइड की गई है। कौन कौन सी, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी ऐसी हो सकती हैं जो इसे सपोर्ट करती हैं। जानकी ने 3, ये स्पीड नहीं है, ठीक है, यहां पे सही कर लेना। जानकी ट्रेवल्ड 3/10 of the distance at 6/10 of her usual speed and the rest of the distance at 7/6 of the usual speed। ठीक है, ये स्पीड यहां पे आएगा। दूसरा कह रहा है जानकी ने 5/8 डिस्टेंस ट्रेवल करा 5/4 की यूजुअल स्पीड से, और ऐसा कुछ है, और रिमेनिंग डिस्टेंस इस टाइम से इस स्पीड से करा, और फिर इतना डिस्टेंस टोटल का इतनी यूजुअल स्पीड से, और रिमेनिंग डिस्टेंस यूजुअल की इतने गुना स्पीड से। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो मेरे पास यहाँ पे स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, और इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है टाइम। टाइम होता है मेरे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि भैया मेरे पास इनिशियली डी डिस्टेंस उसे कवर करना है, स्पीड उसकी ये है। अब उस पर्टिकुलर डे क्या हुआ, उस पर्टिकुलर डे उसने जो पूरा का पूरी जो जर्नी है वो इतने टाइम में कवर करी। और जनरली जो नॉर्मल उसे कितना टाइम लगता है, आप कहेंगे नॉर्मली सर उसे d/s इतना टाइम लगता है, और d/s की अगर वैल्यू निकालना चाहो तो आप कह सकते हैं यार ये 3/2 भी है। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अगर आप यहां पे निकालना चाहें तो पहले केस में अगर मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूं
मान लो उसने डी डिस्टेंस कवर करा टोटल, तो 3/10 ऑफ द डी डिस्टेंस, तो 3/10 ये डिस्टेंस उसने कवर करा कितने टाइम के, किस स्पीड से, 6/10 ऑफ द यूजुअल स्पीड, तो 6/10 ऑफ द यूजुअल स्पीड ये हो गई, तो इतना टाइम लगेगा फर्स्ट केस में। और आगे मैं बढ़ता हूं, रिमेनिंग डिस्टेंस 3/10 कर चुकी है, तो रिमेनिंग कितना होगा, 7/10 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, कितनी स्पीड से, 7/6 ऑफ द यूजुअल स्पीड, 7/6 ऑफ द यूजुअल स्पीड। तो ये टोटल टाइम आ जाएगा। यहाँ पे d/s की वैल्यू आप 3/2 रखेंगे और चेक कर लेंगे कि क्या मेरे पास यहाँ पे ये वाला पार्ट इस टाइम के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। इनिशियल टाइम d/s ये टाइम दे रखा है, यहाँ पे बेसिक से इक्वेशन बनाएंगे, सोल्व करेंगे, उससे चेक करेंगे आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। अब ऐसे तो सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैं इसे सिंप्लीफाई आप लोगों के लिए कर देता हूं। सबसे पहले तो देखो, अब इसे छोटा कैसे करेंगे, 1 आ रहा है, आर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम आर की फॉर्म में आएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आर की फॉर्म में रखा है, वरना इसे भी मिनट की फॉर्म में करता कन्वर्ट। तो ये 1 + 20 मिनट को आर में कन्वर्ट करूंगा, तो 25 कितना आ जाएगा मेरे पास, 60। 30 सेकंड्स को आर में करूंगा, एक घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600, तो भाग 3600, तो 5 से काट जाएगा मेरे पास, या फिर इसे 5 से अभी मत काटो, चलो 30 से इसे काटूंगा तो आ जाएगा 120, एलसीएम 120 लेना है तीनों का, तो 60 × 2 50 बनेगा ये, और ये 120 + 50, और ये मेरे पास बनेगा 1, तो 171 डिवाइडेड बाय 120, आप देखेंगे किससे कट रहा है, ये होता है मेरे पास 19 × 9, तो 3 से कट जाएगा, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 57 डिवाइडेड बाय 40 आएगी। एक बार चेक कीजिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। क्लियर है सभी लोगों को इतना पार्ट? चलें आगे। अब देखो सोल्व करते हैं एक एक करके। अब यहां पे मेरे पास ये आ गया सेकंड केस में टाइम, फर्स्ट केस में टाइम क्या था मेरे पास, ये था 3/2 आवर्स। अगर मैं रेशियो ले लूं, ठीक है, जो इनिशियल टाइम था और यहाँ पे जो टाइम 2 निकल के आया है, टाइम 2 को t की फॉर्म में निकाल लूं, क्योंकि s/d/s में हर बार क्या कर दूंगा, यहाँ पे t से इक्वेट कर दूंगा इसे, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी t2 डिवाइडेड बाई t1, ये वाली वैल्यू 57/40 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है, बार बार 3/2 नहीं रखना पड़ेगा, मेरा काम आसान हो जाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूं 19/20, और ये t1 को उधर ले जाऊं तो t2 कितना हो जाएगा, 19/20 इंटू में t1, जो कुछ और नहीं है, इसे मैं लिख सकता हूं 19/20 d/s। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो d/s हर जगह मेरा कट के ये बस कॉमन आ जाएगा, मुझे बस 19/20 आना चाहिए मेरे पास, इसे सोल्व करके उससे मैं आंसर निकालूंगा। पहले पार्ट को अब मैं सोल्व करने जा रहा हूं। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 10 से ये 10 एलिमिनेट हो जाएगा, 3/6 ये बचेगा 1/2, फिर मेरे पास यहाँ पे 7 से 7 एलिमिनेट होगा, और ये 6 ऊपर चला जाएगा, 6/10 बचेगा। अगर एलसीएम लूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 10 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 5 और 6 11, ये 11/10 आ रहा है, यहाँ पे ये वेरीफाई नहीं कर रहा। दूसरी सेकंड केस निकालेंगे, एक बार हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन को। जानकी ने 5/8 डिस्टेंस कितने टाइम में, 5/4 टाइम में, और रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा 3/8 कितने टाइम में, किस स्पीड से, 5/6 की स्पीड से। तो यहाँ पे मेरे पास अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ से काटूंगा तो ये 2, 5 से 5 कट जाएगा, ये आया 1/2, और यहाँ पे सोल्व करूंगा तो ये 3, और ये मेरे पास आएगा 4, ये आ जाएगा 20 नीचे और ऊपर 9, सम करूंगा तो ये 19/20 बन जाएगा। ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 3 को देखता हूं, तो हमारे पास यहाँ पे जानकी ने 7/9 डिस्टेंस ट्रेवल करा,
और 5/4 की स्पीड से, और रिमेनिंग डिस्टेंस मतलब 2/9 बचेगा 5/6 की स्पीड से। सोल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 28/45 आएगा, और यहाँ पे 45 और 6 2 जा 12, ये आएगा मेरे पास 30/45, डेट इज 2/3। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो कथन 3 तो सही नहीं है। कथन 1 भी मेरा सही नहीं आया था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ऑप्शंस में ये था क्या। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। कथन 1 और 2 में से प्रत्येक प्रदान की गई जानकारी पहले और 2 सेटिस्फाई करता है, थर्ड नहीं करता। पहली और 3 सेटिस्फाई करता है, नहीं। तीसरी सेटिस्फाई नहीं करता, दूसरी और तीसरी सही है, ये भी गलत है। तीनों में से कोई भी कथन प्रदान की गई जानकारी समर्थ नहीं है, ये भी नहीं है। 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गलत जा रहे हैं। आई थिंक क्वेश्चन की टाइपिंग में कोई एरर है। लेट मी चेक फ्रॉम द ऑफिशियल आंसर की कि टाइपिंग के अंदर कोई गलती तो नहीं है। देयर इज अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे ये 6/7 है, ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अगर ये 6/7 है तो पहले केस में मेरे पास यहाँ पे आएगा 6/7, और अगर मैं इसे सोल्व करूंगा नाउ, तो मेरे पास यहाँ पे ये 3 से काटूंगा 27/20 इधर बचेगा, और यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, ये 3/5 आएगा हमारे पास, और ये 9 और 12 और 7 19/20, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर पहली और दूसरी स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रही है। कौन से ऑप्शन में था, पहली और दूसरी सेटिस्फाई कर रही है और तीसरी सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाकी मैंने आगे के भी आपको करा दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सारे एसएससी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। DTV के पेपर्स अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे फ्री टेस्ट प्रीवियस ईयर के आपको आरबी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वो आप दे सकते हैं, ठीक है। न्यू मॉक्स अगर आप परचेज करना चाहें वो भी परचेज कर सकते हैं, और ऑफिसर बैच से अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसके अंदर मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है, हिंदी सब्जेक्ट भी है जो DTV के एग्जाम देते हैं। बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। एसएससी सीजीएल में AAO कि अगर आप तैयारी करेंगे, अगर वैकेंसी आई तो उसका कोर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। एसएससी की कंप्लीट तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा आपका। तो आप इस कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने की 1 तारीख को यहाँ पे टारगेट ग्रुप बनाया जाता है, जिससे कि आप टारगेट्स के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाए। इंडिविजुअल टीचर्स के कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।